यूरोप में राष्ट्रवाद, तो उसमें देखा था, क्या देखा था कि वहां फ्रांस में जो था, फ्रांस के जो राजा थे लुई 16वां, वो बहुत ही ज्यादा निरंकुशवाद थे, बहुत ही ज्यादा अत्याचारी थे और प्रजा पे क्या करते थे, अधिक कर लगा दिए थे। प्रजा के लिए किसी भी प्रकार का कोई जन कल्याणकारी काम नहीं करते थे। सेंट साइमन थे, बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के लोग थे। इसने जब देखा कि लोग परेशान हो रहे हैं, जो श्रमिक वर्ग के लोग थे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी उनको, संगठन रॉबर्ट ओवन, यह एक ब्रिटिश उद्योगपति था। इसने स्कॉटलैंड, देखो ये जो थे रॉबर्ट ओवन, हमको अगर यूटोपियन समाजवाद में कोई भी अच्छा लगा है ना, दिल से पूछो तो वो यही व्यक्ति थे। नमस्कार बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम टकाटक होंगे। मैं आर्यन शर्मा और आप लोग का स्वागत करते हैं बिहार बोर्ड बाला पे। तो बच्चा आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कक्षा 10वीं के इतिहास का दूसरा अध्याय। और बच्चा दूसरा अध्याय आप लोग का क्या है, समाजवाद एवं साम्यवाद। इस अध्याय को एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़ने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो पूरा वॉच करना, मजा ही मजा आएगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इस अध्याय में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यही जान लेते हैं। तो देखो, इस अध्याय में हम आपको पढ़ाएंगे कि समाजवाद एवं साम्यवाद किसको कहते हैं। दूसरी बात कि औद्योगिक, ठीक है, औद्योगिक युग जो आया था वो किस प्रकार से वहां पे जो श्रमिक वगैरह थे किस तरह से वहां पे उनको परेशानी हुई थी, इनके बारे में समझेंगे। उसके बाद जो यूटोपियन समाजवादी, इनके बारे में समझेंगे। 1917 की जो बोल्शेविक क्रांति हुई, या इसे आप लोग बोल सकते हैं कि रूस की क्रांति, क्या बोल सकते हैं, रूस की क्रांति के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। आगे हम लोग देखते हैं खूनी रविवार, जो खूनी रविवार हुआ था 1905 ईस्वी में हुआ था, इनके बारे में भी हम लोग समझेंगे इसी अध्याय में। और लेनिन के द्वारा जो नई आर्थिक नीति दी गई थी उनके बारे में भी हम लोग समझेंगे। और सातवां जो है आप लोग का लेनिन और कार्ल मार्क्स, ये पूरे अध्याय का जो है एक हीरो था। ठीक है, हीरो है ना, हीरो कौन था यहाँ पे, कार्ल मार्क्स था। ठीक है, तो इनके बारे में भी समझेंगे। और लेनिन जो थे, इनके विलन और हीरो दोनों थे, उनका एक्शन ही कुछ अलग तरह से थे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आप जो बता रहे हैं हीरो वाली बात, वो तो मूवी में होता है, लेकिन भाई ये यहाँ पे भी मूवी वाली ही सीन है। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, मूवी वाली ही सीन है। तो बच्चा अध्याय का नाम जो है आप लोग का क्या है, समाजवाद एवं साम्यवाद। इससे पहले जो आपने पढ़ा था, ध्यान दो, अपने माइंड पे फोकस करो। इससे पहले जो आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, यूरोप में राष्ट्रवाद, और यहाँ पे क्या है, समाजवाद। ठीक है, वाद से बाद हुआ, वाद से बाद हुआ, कहीं ना कहीं विवाद हुआ। ठीक है, जैसे कि मैंने पढ़ा था यूरोप में राष्ट्रवाद, तो उसमें देखा था, क्या देखा था कि वहां फ्रांस में जो था, फ्रांस के जो राजा थे लुई 16वां, वो बहुत ही ज्यादा निरंकुशवाद थे, बहुत ही ज्यादा अत्याचारी थे और प्रजा पे क्या करते थे, अधिक कर लगा दिए थे। प्रजा के लिए किसी भी प्रकार का कोई जन कल्याणकारी काम नहीं करते थे। तो वहां की जनता ने क्या किया, 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति होती है, मतलब लोगों के अंदर क्या होता है, राष्ट्रवाद की भावना जग जाती है। तो वहां की जनता उसे क्या करता है, उठा के फेंक देता है, किनको, लुई 16वां को। तो वहां पे राजा जो था, क्या था, निरंकुशवाद था। तो इसमें क्या है, यहाँ पे जो है समाजवाद। सर इस समाज में क्या हुआ था, हाँ क्या हुआ था सर, ये समझना है आप लोग कि इस समाजवाद एवं जो साम्यवाद है, अध्याय का जो नाम लिखा गया है, क्यों लिखा गया है, क्यों दिया गया है। सबसे पहले तो हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे। किसी को कोई दिक्कत समस्या नहीं ना, चले शुरू करें एकदम अपने बिहारी स्टाइल में। हम आपको पूरा का पूरा अध्याय एकदम जबरदस्त तरीका से इसी एनर्जी के साथ हम लोग समाप्त भी करेंगे, और पूरा एनर्जी के साथ पढ़ना है। ठीक है, और भैया एक बात बता रहा हूं, दिमाग से मत देखना इस वीडियो को, फिर तो दिक्कत है भाई। ठीक है, दिल से हम पढ़ा रहा हूं मैं, दिल से, और आपको देखना है दिल से, दिमाग खुद कंट्रोल कर लेगा आपको। ओके, तो शुरू करें, बोलो भाई शुरू कर दो अफसर। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करें, हम क्या करें, सबसे पहले मेरा मन है कि जो पिछले अध्याय था उनके बारे में थोड़ा थोड़ा चर्चा कर लें। बोलो कर लें, बोलो आप लोग कर लें। जी बिल्कुल सर कर लो, रिवीजन भी तो हो जाएगी सर। चलो भाई कर लेते हैं। आपने जो पहला अध्याय पढ़ा था वो था आपका यूरोप, यूरोप में राष्ट्रवाद। थोड़ा सा जो है हम लोग क्या करते हैं, उसमें घुसते हैं। किसी को कोई दिक्कत समस्या नहीं ना जी, बिल्कुल भी समस्या नहीं होने देंगे आप लोग को। ठीक है, बिल्कुल भी आप लोग को समस्या नहीं होने देंगे। ओके, आ जाओ। देखो, यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ा था, जिसमें मैंने आप लोग को बताया था क्या, राष्ट्रवाद।
ठीक है, जिसमें मैंने आप लोग को बताया था राष्ट्रवाद। देखो ये जो मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं इसलिए कि एक अध्याय को जब दूसरे अध्याय से कनेक्ट किया जाए तो पढ़ने में जो है मजा दुगुना हो जाता है। ठीक है, कहानी समझने का मजा तिरगुना हो जाता है, चौगुना हो जाता है। लेकिन इसके बाद जो है ये आपको पहले अध्याय का थोड़ा थोड़ा कुछ बताते हैं, उससे रिलेट करेंगे, उसके बाद इस अध्याय की पूरी अध्याय की हम आपको पहले तो कहानी सुनाएंगे, उसके बाद इस अध्याय का शुरुआत करेंगे। इससे क्या होगा, आपको पूरा का पूरा अध्याय जो है अपने आप दिमाग में आ जाएगा। भाई पहले तो आप वीडियो को पूरा देख लो। ठीक है, तो राष्ट्रवाद जो मैंने आप लोग को पढ़ाया था, बोलो आप लोग को याद है कि नहीं है? अपने दिल पे हाथ रखो कि सर ने क्या पढ़ाया था। तो आप लोग को याद आएगा कि सर ने बताया था कि अपने अपने राष्ट्र राष्ट्र या देश राष्ट्र या देश के प्रति प्रति प्रेम, स्नेह, प्रेम स्नेह, देशभक्ति 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 की भावना को ही राष्ट्रवाद कहते हैं। आपने पढ़ा था, किसी को याद है कि नहीं है? बिल्कुल आप लोग को याद होगा, राष्ट्रवाद कहते हैं। अब एक चीज आप लोग बताओ, आप लोग ये बताओ कि सबसे पहले यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना कहाँ जगी थी? सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले सबसे पहले पहले यूरोप में राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद की भावना सबसे पहले कहाँ जगी थी? सबसे पहले भावना जो है कहाँ जगी थी? फ्रांस में। कहाँ जगी थी? फ्रांस में। कब जगी थी? फ्रांस में कब जगी थी? 1789 ईस्वी में। और 1789 ईस्वी में जो वहां का राजा था, कौन था? याद होगा आप लोग को, लुई 16वां था। कौन था? लुई 16वां। और लुई 16वां जो था किस वंश का राजा था? बुर्बो वंश का। किसका? बुर्बो वंश का। इस वंश का राजा था, बुर्बो वंश का राजा था। ठीक है, और लुई 16वां जो था एकदम क्या था? निरंकुशवाद था। क्या था? निरंकुशवाद था। निरंकुश था। निरंकुशवाद नहीं बोलिएगा आप लोग, ठीक है? अत्याचारी था। अत्याचारी था जनता पर या प्रजा पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बात एक ही है। जनता पर अधिक कर कर मतलब टैक्स होता है। ठीक है, लगा दिया था। ठीक है, लोगों के लिए लोगों को लोगों को कोई अधिकार नहीं था। कोई अधिकार अधिकार नहीं था, जबकि उन लोग के पास सभी प्रकार का अधिकार था। ये चीजें आपने पढ़ा था, ठीक है? पहला अध्याय में पढ़ा था ना। थोड़ा सा हम रिमाइंड कर रहे हैं ताकि आपका माइंड जो है फ्रेश हो जाए, उससे ये अध्याय कनेक्ट हो जाए। ओके, ये चीजें आपने देखा। तो ये जो है, आपको एक चीज और याद होगा कि 1789 से लेके 1804 तक फ्रांस पर जो है, फ्रांस पर किसी का शासन नहीं रहा। किसी का शासन नहीं रहा। ठीक है, किसी का शासन नहीं रहा। तो वहां पे किसका शासन चल रहा था? ये अगर आप लोग से पूछे तो फ्रांस की जनता का। अगर याद रखना है आप लोग को, तो फ्रांस
की जनता का, याद है आप लोग को ना, जनता का। अब 1804 ईस्वी में कौन आता है, नेपोलियन आता है। कौन आता है, नेपोलियन। कौन आता है, नेपोलियन। और नेपोलियन कब से कब तक रहा, 1804 ईस्वी से लेके 1815 ईस्वी तक रहा। और 1800, यहां पर लिख देते हैं नेपोलियन का शासन, नेपोलियन का शासन। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना, यहां तक समझने में किसी को कोई परेशानी समस्या नहीं ना। अब यहाँ पे जो यहाँ के जो राजा थे लुई सोलमा, यहाँ के जो राजा थे लुई सोलमा, ये बहुत ही ज्यादा निरंकुश बात था, बहुत अत्याचारी था। लोगों का किसी भी प्रकार की कोई भी सुविधाजनक कार्य नहीं किया, मतलब जन कल्याणकारी कार्य किया ही नहीं था। इसलिए लोग जो है गुस्सा के इसको क्या करता, उठा के फेंक देता, मतलब इनको फांसी पे लटका देता है। किसको, इसको, लुई सोलमा के। तो यहाँ पे जो राष्ट्रवाद की, हालांकि मैं जो ये इतना बता रहा था आप लोग को इसलिए बता रहा था, यहाँ पे जो राष्ट्रवाद की जो भावना आई थी, क्यों आई थी, क्योंकि यहाँ के जो राजा था बहुत बुड़बक था। ठीक है, क्या था, बहुत ज्यादा निरंकुश था, अत्याचारी था, इसलिए वहां पे क्या जगह, राष्ट्रवाद की भावना भावना जगी थी वहां पे। लेकिन ये जो आप लोग का जो अध्याय है, आप लोग का जो अध्याय है ये समाजवाद एवं साम्यवाद, ठीक है, ये जो अध्याय है इसमें क्या होता है, आप लोग का सवाल रहेगा ना सर इसमें क्या होता है, समाजवाद और साम्यवाद में क्या होता है, समाज में क्या हुआ। तो वाद से वाद हुआ, कहीं ना कहीं इसमें भी विवाद हुआ था। ठीक है, आइए इसको हम लोग एकदम कहानी की तरह समझेंगे, मजा आ जाएगा, 100% मजा आएगा मेरे भाई। बस आप लोग को एक ही चीज करना है कि पूरा का पूरा फोकस जो है मेरे ऊपर रखना है, दिल जो है यहाँ, दिल नहीं आंख यहाँ रखना है। ठीक है, आ जाओ भाई, हम शुरुआत करते हैं एक एक चीजों को समझने की। आगे जो है आप लोग का जो अध्याय है, दूसरा अध्याय जो आप लोग का है, क्या है, समाजवाद, समाजवाद। दूसरा जो आप लोग का अध्याय है, समाजवाद और साम्यवाद, या एवं होता ना, एवं साम्य, साम्यवाद। इसको हम लोग अस्थिर से एकदम ध्यान दे के समझते हैं। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले तो यहाँ पे कहानी की जो शुरुआत होती है, अब यहाँ से हम आपको थोड़ा सा कहानी समझाते हैं। देखो बाबू, एक चीज याद रखना, जब आपको किसी से किसी भी प्रकार की जरूरत होगा ना, तब आपको बाबू भैया सब कहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो 18वीं शताब्दी से पहले की अगर हम लोग बात करें, 18वीं 18वीं शताब्दी के पहले, पहले जो था यहाँ पे जो पूंजीपति वर्ग के लोग थे, ठीक है, पूंजीपति वर्ग के जो लोग थे, यहाँ पे समझिएगा, पूंजी पूंजीपति और जो श्रमिक लोग थे, श्रमिक, ठीक है। तो पूंजीपति और श्रमिक लोग जो थे, दो वर्ग में उस समय भी था, बाद में भी था। ध्यान से समझना, यहाँ पे मैं समझाने की जो कोशिश कर रहा हूँ ना, वो समझ जाओ, पूरा अध्याय कंप्लीट हो जाएगा। इसका जो 18वीं शताब्दी से पहले जो था, पूंजीपति और श्रमिक वर्ग के जो लोग थे, ये पूंजीपति वर्ग के लोग जो था, श्रमिक का जो है बहुत ज्यादा मान करता था, बहुत ज्यादा इज्जत करता था। क्योंकि श्रमिक वर्ग के जो लोग थे वो कहाँ, उनके फैक्ट्री में काम करते थे। इनके फैक्ट्री में, ये पूंजीपति वर्ग के लोग के फैक्ट्री में काम करते थे। ये जो पूंजीपति का मतलब क्या हो गया, पूंजीपति का मतलब फैक्ट्री के मालिक, क्या हो गया, फैक्ट्री के मालिक। और जो मजदूर, ये श्रमिक जो देख रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि मजदूर। ठीक है, मजदूर, क्या हुआ, मजदूर। ये दोनों में बहुत ही अच्छा तालमेल बैठता था। लेकिन होता क्या है, यहाँ पे देखो, एक एक चीज को हम लोग डिस्कस करते चलेंगे तो एकदम मजा आ जाएगा, कहानी समझ लेंगे आप लोग तो एकदम मजा आ जाएगा। ओके, आ जाओ। अब देखो 18वीं शताब्दी से पहले की तो ये था, दोनों में अच्छा चल रहा था। लेकिन भैया होता क्या है, अब देखो 18वीं
शताब्दी को ही बोला जाता है औद्योगिक करण। ठीक है, औद्योगिकरण इसी को बोला जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, नए नए मशीनें आने लगे, नए नए मशीनें आने लगी। नए नए क्या लगने लगा, मशीनें आने लगा। मजदूर जो था, जो पहले देखो अब क्या होता है, मशीन जब आने लगा तो मजदूर का 10 गो मजदूर का काम अकेला कर देता। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो पहले जो श्रमिक का था बहुत ज्यादा इज्जत करता था, फैक्ट्री में सबको समय पे पैसा वगैरह भी सब चीज दिया जाता था। लेकिन पूंजीपति के पास जैसे ही क्या आता है, 18वीं शताब्दी में क्या आता है, मशीन आती है। क्या आती है, मशीन आती है। तो 10 लेबर का जो काम है, 10 मजदूर का जो काम है अकेला कर देता है। कौन, अकेला कर देता है। ओके, क्या कर देता है, अकेला काम कर देता है। ओके, 10 मजदूर का जो है काम अकेला कर देता है। कौन, मशीन जो है अकेला कर देता है। ओके भाई, डिलीट हो जाए यार, फिर से मिस्टेक मत करना, हो जा। चलो, ये जो है, सॉरी है, हाँ अब मिटेगा। चलो भाई, हाँ तो देखो 18वीं शताब्दी में क्या होने लगा, नए नए मशीनें आने लगी, नए नए मशीनें आने लगी, आने लगा। और सबसे पहले अगर पूछे कि मशीन जो है कहाँ आया था, इंग्लैंड में आया था। कहाँ आया था बच्चा, इंग्लैंड में आया था। देखो अब कुछ बच्चे को लग रहा है सर मजा नहीं आ रहा है, मजा लाइए सर। देखो मजा अभी नहीं आएगा, जब हम ये चीज कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे तब मजा आएगा। ठीक है, तब अपना बिहारी अंदाज में आएंगे और बिहार वाला स्वैग लाएंगे, है कि नहीं जी। देखो नई नई मशीनें आने लगे। 18वीं शताब्दी के बाद होता क्या है, वहां पे मजदूर को जो है 10 गो मजदूर का काम अकेले मशीन कर लेता है। देखो पहले के जमाना में हौड़ चलता था, किसी को याद है हौड़ केकड़ा कहता है, अरे दूगो बैल रहता था, दोनों कान्हा पे ओकरा ऐसे करके रख देता था बत्ता। ठीक है, एगो होता था हल, जिसको हल बोला जाता था, ऐसे करके हल रहता था। ठीक है, ऐसे करके रहता था। और यहाँ पे ऐसे डंडा डंडा पकड़ा दो इस तरह से, और यहाँ पे जो एक आदमी पकड़ रहता था इसको। ठीक है, तो भैया बन जा, बन जाएगा, अरे बन जाएगा, बन जाएगा। हाँ, ये जो पलना रहता था, ये किसके सर पे रहता था, बैल के सर पे रहता था। अब देखो ट्रैक्टर आ गया, ट्रैक्टर आया तो 1 बीघा को 1 घंटे में जाके जोत बुन के खत्म, कहानी कर देता है कि नहीं, खत्म हो जाती है ना कहानी। लेकिन जैसे ही यहाँ पे मशीन आया तो मजदूर लोग का कौन काम, ज्यादा काम नहीं, ज्यादा लोगों का काम नहीं। तो ये जो था पूंजीपति लोग मजदूर का वैल्यू नहीं देता था, ज्यादा देर जो काम के लिए रखता था भी तो ज्यादा काम करवाता था, अधिक समय तक काम करवाता था, अधिक समय तक समय काम लेता था, लेता था, लेकिन वेतन नहीं देता था, सही समय पे नहीं देता था, वेतन कम देता था। ठीक है, वेतन क्या करता था, कम देता था। यही चीजें चल रही थी। तो 18वीं शताब्दी से जो है लोगों का जो है मन बदलने लगा, लोगों का जो है मन बदलने लगा। तो अब जो है समाज जो है, समाज 2 भाग में बंट जाता है, समाज जो है 2 भाग में बंट जाता है। कौन से कौन भाग, एक हो जाता है श्रमिक वर्ग, श्रमिक वर्ग, और दूसरा जो समाज आ जाता है इधर कौन सा, पूंजीपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग। अब देखो यहाँ पे तो है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, दोनों में चलने लगा विवाद। क्या चलने लगा, विवाद। पूंजी श्रमिक किसको कहेंगे, मजदूर को, याद रखना है। ठीक है, मजदूर को, और इधर फैक्ट्री मालिक को। अब यहीं से हम आपको समझा देंगे पूरी चीज। फैक्ट्री, फैक्ट्री मालिक, ठीक है, क्या होता है, फैक्ट्री मालिक। इस दोनों में चलने लगा क्या, विवाद। क्या चलने लगा, विवाद। जब विवाद होता है, जब लड़ाई झगड़ा होता है, तो आपको पता है कोई ना कोई समझाने के लिए आ जाता है। जब दो व्यक्ति लड़ रहे हैं रोड पे, ऐसे भी नॉर्मली अगर कोई लड़ रहे हैं तो कोई ना कोई आ जाता है समझाने, काहे भैया लड़ रहे हो, क्या प्रॉब्लम है, हाँ काहे मार रहे हो बचवा का। कहता है देखो ये लड़का को भेजते हैं पढ़ने, जाता नहीं। तो वही क्या होता है, यहाँ से उत्पन्न होते एक विचारक का, क्या होता है,
विचारक का, इसका विचारक का। अब विचारक बोलो, अब क्या बोलो, यूटोपियन समाजवादी, क्या बोलो, यूटोपियन, यूटोपियन समाजवादी, समाजवादी की उत्पत्ति होती है। अब देखो सबसे पहला जो समाजवादी था, अगर हम लोग बात करें विचारक कौन कौन थे, ठीक है, अगर बात करें हम लोग विचारक कौन कौन थे, विचारक या समाजवादी कौन कौन थे, अगर हम लोग बात करें तो याद रखिएगा सेंट साइमन, कौन थे, सेंट साइमन, कौन, सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवन, ठीक है, लुई बला, लुई बला, बला, लुई बला ना, बला, अरे यार हटना, और कार्ल मार्क्स, फुरिये भी था यहाँ ना, फुरिये, फुरिये, फुरियर, 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 और देखो कार्ल, कार्ल मार्क्स, मार्क्स, एंगल्स, ठीक है, ये सब जो आए विचारक आए, ये क्या आए, विचारक आए, उसने समझाया कि भाई तुम्हारा अधिकार क्या है, तुम क्या कर सकते हो, ये मजदूरों को समझाने का काम किया। बोलो यहाँ तक आप लोग को समझ में आया, बोलो एक बार कमेंट करके बता देना कि सर यहाँ तक की जो कहानी थी हमें समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ से शुरू होता है बिहार वाला स्टाइल, ठीक है, बिहार वाला स्टाइल शुरू होता है। देखो गर्मी लग रहा है, क्या लग रहा है, गर्मी लग रहा है, एसी पता नहीं ज्यादा आज कूल नहीं कर रहा है कि मैं ज्यादा हॉट हो गया हूँ। एक गाना है फेमस है ना, 4 महीनमा गर्मी के दिनमा, गर्मी के दिनमा हो छुए पसीनमा, उधर से नहीं रहुआ कहता है, छुए ना दे हम पसीनमा गोरी, हम बेनवा डोलाए देव हो, है कि नहीं जी? सुनो, अच्छा ज्यादा माइंड मत करना, ये गाना था, अच्छा था, मैंने गा दिया, आप लोगों को सुना दिया, क्या है कि रिक्शे से आ रहे थे तो सुन रहे थे ये गाना। चलो भाई अब हम आपको थोड़ा-सा इसकी कहानी समझाना चाहते हैं। एक-एक चीज़ कहानी जब आप समझेंगे तो फिर क्या होगा, मज़ा आएगा। एकदम बेहतरीन तरीके से आपको इसकी कहानी समझाते हैं, समाजवाद एवं साम्यवाद की। अब यहाँ से शुरुआत होती है। आपने समझ लिया 2 समाज जो है 2 भागों भागों में क्या हो गया, विभक्ति को हो गया। चलो भाई चलो ज़्यादा स्पीड बोलेंगे तो बच्चे कमेंट करते हैं सर थोड़ा धीरे बताओ। समझ लो। देखो 18वीं शताब्दी में क्या होता है, जो श्रमिक वर्ग के लोग थे और पूंजीपति वर्ग के लोग थे, दोनों में विवाद क्रिएट हो गया। पहले तो अच्छा संबंध था, दोनों में अच्छा चल बन रहा था, लेकिन 18वीं शताब्दी में जब औद्योगिकरण युग आया, ठीक है, उसमें क्या हुआ, नए-नए मशीनें आने लगे, लोगों का जो है काम कम होने लगा और भूखे मरने लगे, लोग को काम नहीं देते थे। उसके बाद अगर कोई काम भी कर रहा तो उससे अधिक देर काम भी करवाते थे और पैसा भी नहीं देते थे समय पे। ये सब चीज़ के लिए क्या होता है, विवाद हो जाता है। विवाद होने के बाद कुछ-कुछ विचारक आते हैं, जैसे कि मैंने बताया सेंट साइमन, लुई वाला, रॉबर्ट ओवम, फुरियर, ठीक है, कार्ल मार्क्स, एंगल्स, ये सब जो है क्या है, विचारक है। विचारक जो थे क्या करते थे, विचार अपनी रखती थे और जो श्रमिक वर्ग के लोग थे उनके सपोर्ट में खड़ा रहते थे, उनको समझाते थे कि ऐसे करना, इस तरह से करना, उनके लिए बहुत सारी चीजें किया भी। लेकिन ये जो है क्या होता है, धीरे धीरे जो ये क्रांति धीरे धीरे बढ़ते जाती है। अब दूसरी बात यहाँ पे एक और चीज क्लियर कर दूं, यहाँ के जो राजा थे कौन, रूस की जो क्रांति जो शुरुआत होती है वहां पे ये जो मामला जो है धीरे धीरे कहाँ बढ़ के चली जाती है, ये जो मामला है धीरे धीरे बढ़ के जब जनता जो है यहाँ के पूरी तरह से भूखा मर रहा था, पूरी तरह से भूखा मर रहा, 1905 ईस्वी में खूनी रविवार से आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, खूनी रविवार, ठीक है, 1905 की घटना। जनता जो है कहाँ जाता है, जार निकोलस द्वितीय के पास जाता है, कहाँ जाता है, जार निकोलस, ठीक है, निकोलस द्वितीय के पास जाता है, ठीक है, यहाँ पे जार निकोलस द्वितीय के पास जाता है, क्या, रोटी दो के नारा लगाते हुए, क्या जाता है, रोटी दो के नारा लगाते हुए, रोटी दो का नारा लगा रहा था, ठीक है, नारा लगा रहा था। और ये जो इतने बेवकूफ थे ये राजा, ये जो था रूस का राजा था, रूस का राजा, राजा जो था कौन था,
जार निकोलस द्वितीय। ये इतने बेवकूफ थे, इतने बेवकूफ कि पूरे जनता पे क्या किया, गोली चलवा दी, एकदम खलबली मच गया। पूरा जनता को वहां पे क्या किया, भून दिया पकड़ के। इनको ये डर था कहीं ये हमको मारने तो नहीं आ रहा, इतना निरंकुश बात था। और ये जो क्रांति है 1905 से जो है आग बबूला होके 1917 की जो रूसी क्रांति हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, इतना बढ़ गया कि पूछो मत। ठीक है, अब ये जो कार्ल मार्क्स थे, कार्ल मार्क्स हिटमैन थे, ठीक है, ये जो है लोगों के अंदर आग लगा दिया। उनकी पूरे पहले जो तुम्हारे साथ किया भेदभाव हुआ था उनको पूरा का पूरा समझा दिया। देखो एक बार होता है ना कि दर्द जो है पुराना हो तो ज्यादा जख्म जो है, सॉरी क्या कहते हैं, जख्म अगर पुराना हो तो दर्द अधिक देता है और उस दर्द का बदला लोग जरूर लेते हैं। तो उसको याद दिलाने का काम कौन कर रहा था, कार्ल मार्क्स कर रहे थे। ठीक है, कार्ल मार्क्स जो है याद दिलाने का काम कर रहे थे। ये जो जार का मतलब होता है रूस का सम्राट, याद रखिएगा, जार गलास मत समझिएगा, गलास नहीं समझिएगा, रूस का सम्राट होता है। ठीक है, रूस का सम्राट होता है। ये इतने निरंकुश बात था कि पूछो ही मत। ठीक है, उसके बाद जो ये क्रांति धीरे धीरे जो है आग बबूले की तरह बढ़ते गया तो फिर एक हीरो की एंट्री होती है जिसका नाम है लेनिन। और लेनिन जैसे आता है वो एकदम खलबली मचाता है, हीरो का स्टाइल में आता है, एकदम मार धार से सबको भगा देता है। ठीक है, फिर उसके बाद उसने नई आर्थिक नीति को लगाता है और उसको देख के जो है लोग वहां पे प्रसन्न होते हैं। धीरे धीरे जो है ये जो समाजवाद एवं साम्यवाद की जो भावना है धीरे धीरे लोगों तक और विस्तृत हो गई। जो गुलाम देश थे वहां पे भी इसकी चर्चा होने लगी और सभी देश में इस तरह से फैल गई। यही कहानी है इस पूरे अध्याय का। लेकिन ऐसे तो आपको छोड़ेंगे नहीं, एक एक चीज के बारे में समझा के छोड़ेंगे, है कि नहीं। अभी कहानी तो समझ में आया ना कैसे कैसे हम लोग को आगे बढ़ना है। ठीक है, जार निकोलस द्वितीय की जो पत्नी का नाम था, क्या नाम था भाई, जार निकोलस द्वितीय का पत्नी का नाम क्या था, जरीना। ठीक है, जरीना, जरीना। अब देखो यहाँ पे जरीना मैंने इसलिए लिखा क्योंकि पहले वाला अध्याय जो था मैंने गलत पढ़ा दिया था या गलत मेरे मुंह से निकल गया था पढ़ाने की। देखो वही कि फर्स्ट टाइम मैंने आया था बड़ा सा स्टूडियो में यहाँ पे, तो फिर हेजिटेशन सा फील हो रहा था, वही क्या होता है वो चीज़ें हो रही थी, तो मिस्टेक से वहाँ पे लिखा गया। बच्चे ने कमेंट किया, मैंने उनके सब बच्चे को बोला हाँ सही है। ठीक है, वहाँ पे जरीना जो था किसका, हम जार निकोलस द्वितीय की पत्नी बता दिए थे, है कि नहीं। किसका बता दिए थे, लुई 16वां का हम पत्नी किसका, किसको बता दिए, जरीना का। इसे में तो ये जार निकोलस द्वितीय हम पे तो खलबला जाएंगे, है कि नहीं। इसलिए याद कर लेना, आप लोग नोट कर लेना उस अवधि को। ठीक है, आ जाओ भाई, अब हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं एकदम लेवल से पढ़ते हुए ऊपर और जाएंगे एकदम मजे से। आ जाओ भाई, देखो समाजवाद किसको कहेंगे, समाजवाद किसको कहेंगे, उत्पादनों के सभी साधन पर सरकार का अधिकार हो उसे हम लोग समाजवाद कहेंगे। दूसरा आप ये भी समझिए साम्यवाद, क्यों कंटिन्यू आपको हम समझा रहे हैं, दोनों एक ही जैसा है लेकिन कथन अलग अलग है। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें समाज के सभी लोगों को समान रूप से अधिकार मिले या अधिकार हो उसे ही साम्यवाद कहते हैं। अब बताओ, उत्पादनों के सभी साधनों पर सरकार का अधिकार हो उसे हम लोग कहते हैं समाजवाद। देखो सेंटेंस मिलते रहेगा, ऐसी अर्थव्यवस्था जिस पे समाज का क्या, जिसके समाज के सभी लोगों का समान रूप से अधिकार हो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, समाजवाद के साम्यवाद कहेंगे। ओके, अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज मत होना, ये जो है साम्यवाद जो शुरुआत हुआ था, सबसे पहले जो है साम्यवाद कहाँ शुरुआत हुआ, रूस से शुरुआत हुआ था। और ये भी जो है क्या है, समाजवाद के तरह ही होता है, ये भी जो है समाजवाद के ही तरह होता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज गौर करना, ये जो है आप लोग का समाजवाद का है, क्या है, समाजवाद का है। इसमें क्या है, इसमें देखो एक चीज मैं आप लोग को समझाना चाहता हूँ, यहाँ पे लिख के कंटिन्यू समझते चलना। समाजवाद में क्या है, इसमें लोगों को योग्यता के अनुसार कार्य दिया जाता है कि भैया आपकी योग्यता 10वां पास है तो आपको 10वां पास में क्या ग्रुप डी की नौकरी कर सकते हैं ना, 4th ग्रेड की जो होती है वो कर सकते हो। हाँ, उसी तरह से अब मान लिया जाए भैया एक बात बताओ, हम तो टीचर हैं, हम तो पढ़ा रहे हैं, टीचिंग करवा रहे हैं सब दिन, अगर हमको एरोप्लेन चलाने लिए दे दे तो क्या होगा, वही बात होगा, बबन लाल बटन दबा, किधर है भाई पता नहीं होगा,
तो कहाँ का लैंड कराने का कहीं और लैंड कहीं करवा देंगे, है कि नहीं। इसलिए एक उनके लिए एक अलग से शिक्षा दिया जाता है, अलग से एक ट्रेनिंग दिया जाता है बेसिक, उनके लिए होता है, ठीक है। अब जिनको योग्यता के अनुसार कार्य दिया जाता है तो ये समाजवाद में है, ठीक है, ये समाजवाद कहते हैं। और उनकी योग्यता के अनुसार ही उनको पैसा दिया जाए। जैसे कि अब मान लिया जाए बिहार पुलिस जो कांस्टेबल है उनकी वेतन और जो दरोगा है उनका वेतन क्या होगा, अधिक होगा। क्या होगा जी, अधिक होगा। तो यही चीजें इसमें था, किसमें, समाजवाद में। लेकिन जो साम्यवाद है इसके दोनों में थोड़ा सा मैं अंतर बता रहा हूँ। हालांकि किताब में तो दे रखा है कि भाई ये दोनों समान ही है, लेकिन अंतर है। इसमें क्या कहता है, योग्यता कार्य के अनुसार पैसा नहीं, सबको बराबर दिया जाए। इसमें यही डिमेरिट थे और कुछ डिमेरिट नहीं है। तो समाजवाद ऐसे याद कर सकते हैं कि देखो सरकार का अधिकार हो, सब चीज पे सरकार का अधिकार हो, मतलब सरकार किसने बनाया, मैंने बनाया। सरकार किसका, मेरा है, मतलब सब चीज पे किसका अधिकार होगा, जनता का अधिकार होगा। बोलो हाँ कि ना, कहेंगे जी सर। अब देखो एक और चीज आता है यहाँ पे, पूंजीवाद। क्या आ जाता है, पूंजीवाद। ये चीजें हमें समझनी होगी, ठीक है। क्या हमें समझनी होगी, पूंजीवाद। आ जाओ भाई, पूंजीवाद, ठीक है, आ जाओ भाई। पूंजी, पूंजीवाद, ठीक है। समाजवाद में आपने क्या पढ़ा था, समाजवाद में क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था, उत्पादनों के सभी साधनों पर सरकार का अधिकार हो, उसे हम लोग समाजवाद कहते हैं। लेकिन पूंजीवाद में क्या होगा, उत्पादनों, उत्पादनों के सभी साधनों पर, उत्पादनों के सभी साधनों पर, सभी साधनों पर किसका, साधनों पर एक निजी व्यक्ति का अधिकार हो। किसका, एक निजी व्यक्ति का अधिकार हो, निजी व्यक्ति का अधिकार हो। अब यहाँ पे आप लोग को समझ में आ रहा है, अधिकार हो, उसे ही क्या कहेंगे, पूंजीवाद। यहीं पे हम एक और लिख देते हैं आप लोग का, समाजवाद, तो याद रहेगा। एक बार और यहीं पे हम लिख देते हैं समाजवाद, याद रखने के लिए। यहाँ पे क्या लिखेंगे, उत्पादनों, उत्पादनों के सभी साधनों, साधनों पर सरकार का अधिकार हो, सरकार का अधिकार, अधिकार हो, उसे समाजवाद कहते हैं। क्या कहेंगे, उसे समाजवाद कहते हैं। ओके। अब देखो यहाँ पे गौर, यहाँ पे दोनों हमने क्यों लिखा, ये सब चीजें आपको समझा देते हैं और उसके बाद हम लोग भी तगड़ा वाला क्लास चलाएंगे, मतलब करेंगे, ठीक है। तगड़ा वाला तो क्लास है ही आप लोग के लिए। चलो भाई, पूंजीवाद, हाँ, ये चीज है। अब यहाँ पे एक चीज गौर करो, यहाँ पे क्या है, समाजवाद में उत्पादनों के सभी साधनों पे सरकार का अधिकार हो। मतलब सरकारी स्कूल, जैसे कि अभी देख रहे हैं, सरकारी चीजें, सरकारी स्कूल, सरकारी, सरकारी स्कूल, सरकारी ट्रेन, सरकारी वाहन, सरकारी बहुत सारी चीजें हैं, हॉस्पिटल वगैरह सब चीजें हैं ना, अस्पताल वगैरह सब तो क्या है, सरकारी ही है, सरकारी है। और कुछ कुछ प्राइवेट भी है ना, प्राइवेट है। तो प्राइवेट और सरकारी अगर बोले तो देखो, पूंजीवाद में अगर पढ़ना है तो उसको बोलो प्राइवेट, और समाजवाद अगर बोले तो उसको सरकारी। इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं, जिसपे सभी साधनों, उत्पादनों के सभी साधन पे किसका, सरकार का अधिकार हो, और उत्पादन के सभी साधनों पे किसका, एक निजी व्यक्ति का, किसी प्राइवेट व्यक्ति का, एक किसी खास लोगों का अधिकार हो, उसको क्या कहेंगे, पूंजीवाद कहेंगे। आई होप ये चीजें आप लोग का क्लियर हो गया होगा। बोलो बच्चा हाँ, क्या बोलो, हाँ सर क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये चीजें कंप्लीट हो गया ना। बोलो, बोलो जरा बोलो, क्यों चुप बैठे हो,
देखो जिंदगी में ना, जिंदगी में हमेशा याद रखना, कामयाबी जरूरी है, बिना कामयाबी का आपका कोई वैल्यू नहीं है। एक बात बताओ, एक बात बताओ कि जो बोतल आप लोग खरीदते हैं ना, पानी का बोतल आप लोग खरीदते होंगे, ठीक है, उसको कब तक आप रखते हैं? 20 रुपये की बोतल होती है, आप उसको कब तक रखते हैं? जब तक उसमें पानी होती है, क्योंकि गुण किस चीज का है? पानी का है। और खाली बोतल को क्या करते हैं? फेंक देते हैं। उसी तरह जिंदगी है, अगर आपके अंदर, अगर आपके अंदर गुण नहीं होगा तो लोग उसे खाली बोतल की तरह फेंक देगा। इसलिए हमेशा जो है, और दूसरी बात ये भी याद रखना बच्चा लोग, कि ज्ञान के बिना ये मानव शरीर जो है बेकार है, ठीक है? इसलिए ज्ञान को एक बारीक तरीके से हमें अध्ययन करना होगा, समाज में कैसे रहना है, किससे किस तरह से बात करना है। सबसे बड़ी व्यक्तित्व आपकी यही पहचान जो होती है एक अच्छे व्यक्ति के, उनके बात करने के लहजे से, ठीक है? किसी को बुरा बोल देना, बकवास कर लेना, वो आपका क्या बताता है? आपका संस्कार को बता रहा है, ठीक है? हमेशा भी आप 10th में हो, हमेशा याद रखना कि मैं कितना से कितना चीजें सीख सकूं, अचीवमेंट कर सकूं, ठीक है? कितने से कितने चीजों को सीखे। अपने सीनियर से दोस्ती इसलिए करनी चाहिए, लोगों को कहा जाता है कि अपने से सीनियर से दोस्ती करो, उनसे अच्छी गुण ले, अच्छी चीजों को सीखे, है कि नहीं? अब देखो यहाँ पे जो मैं आपको कहानी समझा रहा हूँ, ये मजदूर हैं और ये क्या है? ये क्या है? पूंजीपति लोग हैं। यही जो 18वीं शताब्दी के बाद जो हो रहा था, यही हो रहा था। दिन भर काम करता था बेचारा, रात को कहता था कि मालिक कुछ पैसा मिल जाता तो मजा आ जाता, रात की रोटी जो है बन पाता। ठीक है, निकलो यहाँ से। इस तरह से अगर आपको मजदूर नहीं बनना है तो आप अभी से अपने आप को क्या करें? उस तरह से ढाल लें, हमें मजदूर भैया नहीं बनना है, ठीक है? मालिक बनना है, ठीक है? देखो मजदूर के हाल। दूसरी इधर एक कुछ लाइन लिखे हैं, ठीक है? इधर कुछ लाइन लिखा हुआ है, हमें हालांकि वो लाइन ही याद है। देखो, अमीर के घर पे बैठा कौवा जो है ना, सबको मोर लगता है। अमीर के घर पे बैठा कौवा भी सबको मोर लगता है, और गरीब का भूखा बच्चा भी जो है ना, सबको चोर लगता है, ठीक है? ये लाइन आप अपने जीवन में थोड़ा देर के लिए एक बार रिपीट करना, समझ में आएगा क्या सर ने बताया। तो चलो भाई, आप लोग समझ गए समाजवाद और पूंजीवाद अच्छी तरह से समझ गए। आइए आगे की कहानी हम आपको समझाते हुए आगे चलते हैं। देखो पूंजीवाद यहाँ पे भी लिखा हुआ, उत्पादनों के सभी साधनों पर क्या होगा? अरे भैया क्या हो रहा है? हाँ, सभी साधनों, उत्पादनों के सभी साधनों पर किसका? उत्पादनों के सभी साधनों पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार हो या स्वामित्व हो। स्वामित्व का मतलब होता है मालिकाना, ठीक है? मालिकाना या हक, हक या अधिकार, ठीक है? हिंदी में आपको तोड़ तोड़ के बताते हैं। अधिकार, ठीक है? अधिकार हो, उसे ही पूंजीवाद कहते हैं। बेटा पूंजीवाद मैंने आप लोग को पहले पढ़ाया था। आज जो अब हम लोग कहानी की शुरुआत करते हैं, तो देखो 18वीं शताब्दी के बाद क्या होता है, मैंने आप लोग को बताया कि 18वीं शताब्दी के बाद क्या होता है। 18वीं शताब्दी के बाद क्या होता है, यहाँ से जो है जो समाज था, जो समाज था वो दो वर्ग में विभाजित हो जाते हैं। कौन कौन से? एक श्रमिक वर्ग में, एक श्रमिक वर्ग में, और दूसरा पूंजीपति वर्ग में। पूंजीपति वर्ग में, दो वर्ग में। और ये दोनों के बीच में क्या होने लगा? विवाद होने लगा। क्या विवाद होने लगा? ठीक है, मैंने बता रखा है क्या होने लगा? विवाद। और विवाद को सुलझाने के लिए कौन आते हैं? विचारक। कौन आते हैं? विचारक, या कह सकते हैं यूटोपियन। क्या कह सकते हैं? यूटोपियन समाजवादी आए थे। ये फंडा आप लोग को समझ में आया? देखो कौन कौन आए थे? सेंट साइमन, चार्ल्स फूरियर, लुई बला, रॉबर्ट ओवन और कार्ल मार्क्स, और एक वो था एंगल्स। उसका नाम नहीं लिखे तो आप लोग लिख लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में समझ लेंगे? सेंट साइमन के बारे में। अच्छा, सेंट साइमन के पहले हम यहाँ पे जो है आपको औद्योगिक 18वीं शताब्दी का जो है औद्योगिकरण जो युग था, औद्योगिकरण युग, उसको हम लोग समझ लेते हैं, कोनो दिक्कत? उसके बाद हम लोग समझेंगे किसके बारे में? सेंट साइमन, चार्ल्स फूरियर, लुई बला, रॉबर्ट ओवम और कार्ल मार्क्स के बारे में। ठीक है, आ जाओ भाई। औद्योगिकरण जो युग था, 18वीं शताब्दी को ही बोला जाता है औद्योगिकरण युग। उसमें क्या हुआ कि 18वीं शताब्दी की शुरुआत होती है, औद्योगिकरण का जो है बड़े पैमाने पर स्थापना किया गया, और
नए नए मशीनों को लाया गया। इसमें पूंजीपति के जो लोग थे कारखाने में श्रमिक वर्ग के लोगों का क्या करवाता था, कार्य करवाता था। ठीक है, जो पूंजीपति लोग थे, फैक्ट्री वाले थे, तो काम करने के लिए वहां कौन जाएगा, मजदूर जाएगा। अगर फैक्ट्री में कोई मालिक अगर अमीर बन रहा है, कोई भी मालिक अगर अमीर बन रहा है, तो उसमें सबसे अहम भूमिका किसका होता है, मजदूर का होता है। अगर मजदूर नहीं काम करेगा तो कोई भी जो अमीर आदमी जो अमीर आज अमीर नहीं होता। अगर अमीर होता तो आज कोई भी उद्योगपति नहीं होता, बड़ पूंजीपति वर्ग के लोग नहीं होते। ठीक है, श्रमिकों का क्या करते हैं, शोषण करते हैं। हमेशा याद रखना, अमीर आदमी जो है, जितने भी अमीर आदमी है ना, वो गरीब आदमी को अपने पैर की जूती समझती है। ठीक है, ये चीजें आप कहीं ना कहीं देखते हैं। और वैसे अमीर जो कहता है मिले के लाए नहीं मिल गया मिठाई, वैसे अमीर आदमी जो है इस तरह के काम करते हैं। जिनका पुरखोपति अमीर वाला है ना, वो दिखावटी कभी नहीं करेंगे, है कि नहीं। वही चीजें होती है यहाँ पे। श्रमिकों का क्या करते थे, शोषण करते थे। समय से अधिक कार्य करवाता था, पट पैसा नहीं देता था। श्रमिक वर्ग के लोग आवाज उठाया और संगठन बनाया। पूंजीपति वर्ग के लोगों के खिलाफ क्या किया उसने, विरोध किया। अब हम लोग किसके बारे में समझ लेते हैं, यूटोपियन समाजवादी के बारे में। यूटोपियन समाजवादी बोले तो आप लोग यहाँ पे कह सकते हैं विचारक थे। क्या थे, विचारक थे। ठीक है, और इसको बोला जाता है, यूटोपियन समाजवादी का नाम लिखें, विचारक का नाम लिखें, स्वप्न करके एक और चीज होता है ना इसका, वो चीजें। चलो, ये जो सेंट साइमन थे बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के लोग थे। इसने जब देखा कि लोग परेशान हो रहे हैं, जो श्रमिक वर्ग के लोग थे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी उनको संगठन बनाने में, तो वही उसने कुछ बोला। क्या बोला, सबसे पहले देखो किसी के बारे में पढ़ो, उसने क्या बोला उससे बाद में पढ़ना है, लेकिन उनके बारे में पहले चर्चा कर लेनी चाहिए। सेंट साइमन जो थे प्रथम यूटोपियन समाजवादी थे, जिसने समाजवादी विचारधारा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और ये जो थे सेंट साइमन कहाँ के थे, फ्रांस के थे। विचारक कहाँ के थे, फ्रांस के थे। इसका मानना था राज्य एवं समाज को इस ढंग से संगठित करना चाहिए कि लोग एक दूसरे का शोषण करने के बदले मिलजुल कर प्रकृति का दोहन करें। इनका कहना था भाई राज्य, ठीक है, राज्य एवं समाज को इस तरह से संगठित करना है कि एक दूसरे का क्या करे, एक दूसरे के शोषण करने के बजाय मिलजुल कर रहे। क्या कहे, मिलजुल के रहे। इनका कहना था भाई समाज को इस तरह से संगठित करो कि एक दूसरे से क्या शोषण करने के बजाय क्या करे, मिलजुल कर रहे। ये कह रहे थे कौन, ये विचारक थे, सेंट साइमन जी कह रहे थे। प्रत्येक की उसकी क्षमता के अनुसार कार्य दिया जाए और प्रत्येक के उसके कार्य के अनुसार क्या दिया जाए, वेतन दिया जाए। यहाँ पे लड़ाई जो हो रही है, किनके बीच लड़ाई चल रही थी, तो एक थे श्रमिक वर्ग। कौन थे, श्रमिक वर्ग और दूसरे तरफ लड़ाई के इधर कौन थे, दोनों में चल रहा था कौन, पूंजीपति वर्ग के लोग, पूंजीपति वर्ग के लोग। ठीक है, और ये जो थे सेंट साइमन इस दोनों को समझाने की कोशिश कर रहे थे। कौन, विचारक। कौन, विचारक अपनी विचार को दे रहे थे। और ये सेंट साइमन कह रहे थे कि भाई आप जो है क्या करो, इस तरह से दोनों वर्ग का संगठन बनाओ कि दोनों में एक दूसरे का शोषण करने का नौबत ही नहीं आए। इस तरह से इनका कहना था। किनका, सेंट साइमन का। अगर पूछे सेंट साइमन के बारे में, अगर आपसे प्रश्न यही पूछेगा कि विचारक जो थे यूटोपियन समाजवादी का नाम लिखे या सेंट साइमन के बारे में लिखे, तो आप लिखेंगे यूटोपियन समाजवादी के प्रथम विचारक या यूटोपियन समाजवादी सेंट साइमन थे। और ये कहाँ के थे, फ्रांस के थे। कहाँ के थे, फ्रांस के थे। ठीक है, उसका मानना था राज्य एवं समाज को इस ढंग से व्यवस्थित किया जाए कि एक दूसरे का शोषण करने के बजाय क्या करे, दोहन करे, प्राकृतिक का दोहन करे मिलजुल कर। ठीक है, प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार भैया कार्य दिया जाए और उनके कार्य के अनुसार उनका वेतन दिया जाए। कौन कहते थे, सेंट साइमन जी। कौन कहते थे, सेंट साइमन। बोलो बबुआ, आप लोग को समझ में आया, आ जाओ आगे हम लोग देखते हैं जी चार्ल्स फूरियर। ठीक है, अरे भैया फूरियर, ठीक है।
चार्ल्स फूरियर, ये देख रहे हैं ना चार्ल्स फूरियर। चार्ल्स फूरियर जो थे ये आधुनिक औद्योगिकवाद का विरोधी था। जो औद्योगिक आया 18वीं शताब्दी का, जो औद्योगिक आया, ठीक है, औद्योगिक, ठीक है, 18वीं शताब्दी में क्या हुआ, औद्योगिकरण आया, औद्योगिकरण। इसका क्या कर रहे थे, ये विरोध कर रहे थे, क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, ठीक है। ये इतने अच्छे थे, इसका जो कहना था कि श्रमिक को छोटा नगर और कस्बा में काम करना चाहिए। जो मजदूर लोग हैं ना, जो मजदूर लोग हैं उनको कहाँ, छोटा कस्बा और नगर में जो है काम करना चाहिए। तथा किसानों के लिए उसने एक प्लांक्स बनाया था, क्या बनाया था, प्लांक्स बनाया, जो क्या रहा, योजना रखी, परंतु यह योजना रहा क्या, असफल रहा। क्या रहा, इनका योजना जो था असफल रहा। ये भी क्या थे, एक विचारक थे, यूटोपियन समाजवादी थे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे हम लोग देखते हैं किसके बारे में, लुई बला के बारे में। लुई बला जो थे फ्रांस के राजनेता एवं इतिहासकार थे। वे समाजवाद के समर्थक और सुधारों के पक्षधर थे। ग्रामीण गरीबों को रोजगार देने के लिए उन्होंने सहकारी संस्थाओं का निर्माण का सुझाव दिया कि किसी तरह जो है मजदूर को जो है ये पूंजीपति वर्ग से छुटकारा मिल जाए, ताकि उनका वो शोषण का जो है शिकार ना हो सके। इसलिए इसने क्या क्या, जो लुई बला थे फ्रांस के राजनेता थे और इतिहासकारक भी थे, वो समाजवाद एवं समर्थक और सुधारों के पक्षधर भी थे। ग्रामीण जो थे गरीबों के रोजगार देने के लिए उन्होंने सहकारी संस्थाओं का निर्माण का सुझाव दिया। दर्शन उदारवादी चिंतकों के विपरीत लुई बला राज्य के, ठीक है, लुई बला जो है राज्य के शक्ति विस्तार करना चाहता था, ताकि श्रमिकों को हित की सुरक्षा हो सके। ये थे लुई बला। आगे हम लोग देखते हैं रॉबर्ट ओवेन, ठीक है। रॉबर्ट ओवेन यह एक ब्रिटिश उद्योगपति था। इसने स्कॉटलैंड, देखो ये जो थे रॉबर्ट ओवेन, हमको अगर यूटोपियन समाजवाद में कोई भी अच्छा लगा है ना, दिल से पूछो तो वो यही व्यक्ति थे, रॉबर्ट ओवेन। अब देखो इसने क्या किया लोगों के लिए, इसने खुद के लिए खुद की फैक्ट्री खोल दिया, खुद का उद्योग खोल दिया। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, इसने जो श्रमिक थे, क्या कि ये तो विचारक थे, विचार दे रहे थे बाबूआ। तो ये जो थे श्रमिकों के लिए क्या करते हैं, एक फैक्ट्री खोलते हैं और सारा सुविधा श्रमिक लोग को देते हैं। तो श्रमिक जो है, इनको लोग कह रहे थे भाई ये पगला गया है क्या, इनको घाटा लग जाएगा, इतना इतना फैसिलिटी दे रहा है, किसको, मजदूर को, रहने के लिए, खाने के लिए, किसी भी प्रकार का कोई टेंशन नहीं, सारा कुछ दे रहे थे रॉबर्ट ओवन। तो लोग इनको कहते भाई ये पागल हो गया, इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, घाटे में चल जाएगी इनकी कंपनी। लेकिन घाटे की वजह से क्या हुआ, इनका मुनाफा और भी ज्यादा होने लगा। देखो भाई, अगर मजदूर को अपने तरह रखें, उन पे मालिकाना हक ना जताएं, तो मजदूर हमारे लिए हमेशा सही काम करेगा। तो मालिक जो होते हैं ना, क्या बताएं, आज की डेट में हर जो आपके जो सीनियर हैं वो सताने का काम करते हैं, उनके जो सीनियर है उनको सताने का काम करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो। जो दुकान में अगर कोई भी बच्चा काम कर रहा है, ठीक है, मान लो, ध्यान से समझना, देखो कोई भी अगर काम कर रहा है तो मजबूरी में ही काम कर रहा है। आप मजबूरी का फायदा मत उठाया करो मेरे भाई, किसी का भी मजबूरी का फायदा उठाओगे तो फिर आप एक दिन गिर जाओगे, याद रखना मेरे बात, ठीक है। अगर किसी भी इंसान का अगर मजबूरी का फायदा उठा रहे, आपके यहाँ काम करने आए, तो फिर आप उनको सताने का काम करते हैं, समय पे पैसा देने का काम नहीं करते हैं, तो फिर जो है आप गिर जाओगे, ध्यान रखना। लेकिन देखो यहाँ पे, यह ब्रिटिश उद्योगपति था। इसने स्कॉटलैंड के न्यू लुनार्क नामक स्थान पर एक फैक्ट्री की स्थापना की। उसने सभी श्रमिकों को अच्छी सुविधाएं प्रदान की और देखा कि मुनाफा कम होने के बजाय और भी क्या होने लगा, अधिक होने लगा। तो हम इनके बहुत बड़ा 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 फैन हैं, ठीक है। आ जाओ आगे हम लोग देखते हैं कार्ल मार्क्स के बारे में। ये रहा अपना पहला हीरो, ठीक है, कार्ल मार्क्स। ठीक, कार्ल मार्क्स के बारे में समझते हैं। इनका जो जन्म हुआ था 5 मई 1818 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। देखो भाई, कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी के राइन प्रांत टियर, ठीक है, टियर नगर में एक यहूदी परिवार में, याद रखना, यहूदी परिवार में हुआ था। कार्ल मार्क्स
का जो पिता था कौन थे? हेनरिक मार्क्स। कौन थे? हेनरिक मार्क्स एक प्रसिद्ध क्या थे? वकील थे, जिन्होंने बाद में चलकर ईसाई धर्म को ग्रहण कर लिया। जिन्होंने जो है बाद में चलकर ईसाई धर्म को ग्रहण कर लिया। पहले किस परिवार में? देखो ध्यान से समझना, मैं बार बार चीजों को रिपीट करने का ये मतलब रहा है कि भाई आपको याद हो जाए। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ? 5 मई 1818 ईस्वी को। 1919 को क्या हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों? बताओ जल्दी से। ओके, जिन्होंने बाद में चलकर ईसाई धर्म को ग्रहण कर लिया था। मार्क्स ने बॉन विश्वविद्यालय में विधि की शिक्षा ग्रहण की, परंतु 1836 ईस्वी में बार्लिन विश्वविद्यालय में चले गए। ठीक है, याद रखना आप लोग को जो पॉइंट्स है वही आप लोग को मैं बता रहा हूं, याद रखना। ठीक है, इस तरह से नोट्स बनाते हैं ना जी, आप लोग नोट्स बनाते हैं ना? कार्ल मार्क्स का जन्म ऐसे करके आप लोग लिखा करो, तब मजा आएगा। 5 मई 1818 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, पिता पिता कौन थे? हेनरिक हेनरिक मार्क्स। क्या थे? पेशे से क्या थे? वकील थे। क्या थे? वकील थे। जन्म कहाँ हुआ था? जन्म कहाँ हुआ था अगर पूछे, याद रखना आप लोग को, जर्मनी के राइन प्रांत ट्रियरी नगर में। जर्मनी जर्मनी के राइन ट्रियर नगर में। ओके, ये चीजें आप लोग याद रखना। ओके, आ जाओ भाई आगे। अब यहाँ भी क्या होता है, उसके जीवन का एक नया मोड़ लेता है। देखो कार्ल मार्क्स के लिए इतना हम कुछ बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कार्ल मार्क्स से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि कार्ल मार्क्स का जीवनी बताओ। ठीक है, ये पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, तो इसलिए आप लोग ये चीजें याद रखनी। तो यहाँ उसके जीवन में एक नया मोड़ लिया। ठीक है, एक गाना सुने होंगे, जाने मेरी जाने मन, और क्या है जी भूल गए, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। सुने थे ना? सुने थे? नहीं सुने थे? बोलो हाँ। देखो, मजा मजा मस्ती, क्या कहते हैं, मस्ती विथ स्टडी, तो फिर मजा आएगा। अब खुद को लगेगा कि भाई मजा कर ही नहीं रहे तो फिर क्या दिक्कत होगी, है कि नहीं? मस्ती के साथ अगर हम स्टडी करें तो फिर पढ़ाई भी और मस्ती भी दोनों हो जाएगा, क्योंकि लोगों को तो ज्यादातर मस्ती पसंद होते हैं, है कि नहीं जी? आ जाओ। तो क्या होता, कार्ल मार्क्स की कहानी सुने, क्या सुने, याद है? जन्म कब हुआ था? कब हुआ था भाई? 5 मई 1818 को हुआ था। पिता का नाम हेनरिक मार्क्स। ठीक है, पेशे से क्या थे? वकील थे। कहाँ जन्म हुआ था सर? जर्मनी के राइन प्रांत ट्रियर नगर में। ओके, ये याद हो जाएगा ना, ट्रियर नगर में। ओके, आ जाओ। जहां इसके जीवन का एक नया मोड़ मिला, 1843 में उन्होंने बचपन की मित्र जेनी से विवाह कर लिया। ठीक है, जेनी से विवाह कर लिया। बबुआ, अगर पढ़वा लिखवा ना तो का होई, बचपन के मित्र या गर्लफ्रेंड रहे, ठीक है, ओकरा शादी में जाके पत्तल बिछने वाला काम कीजिएगा। यही वजह से बोल रहे हैं, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। कार्ल मार्क्स देखो होशियार था, अपने बचपन के मित्र गर्लफ्रेंड से शादी कर लिया। ओके, कोई नहीं, ऐसे मजाक किया आप लोग से। जेनिक से विवाह किया। कार्ल मार्क्स की मुलाकात पेरिस में 1844 में फ्रेडरिक एंगल्स से हुई, जिसे जीवन भर उसकी गहरी मित्रता बनी रही। मार्क्स 1867 में दास कैपिटल पुस्तक का जो है रचना किया, जिन्हें समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। यहाँ से प्रश्न जो है आपके बोर्ड परीक्षा में 100% जो है पूछा ही जाएगा, इसलिए इस पॉइंट को नोट कर लिया जाए। कार्ल मार्क्स का जो है जन्म कब हुआ था? 5 मई 1818 को। कहाँ हुआ था? जर्मनी के राइन प्रांत, ठीक है, ट्रियर नगर में। ओके, ये चीजें। पिता का नाम हेनरिक मार्क्स, पेशे से क्या था? वकील था। कार्ल मार्क्स की पत्नी का क्या नाम था? जेनी था। कार्ल मार्क्स जो था शादी कब किया? 1843 ईस्वी में। उनके बचपन, उनके सबसे बड़ा जो मित्र था
मतलब कार्ल मार्क्स का मित्र जो पूरा जीवन उसका साथ दिया, एंगल्स, फ्रेडरिक एंगल्स, याद रखना ये चीजें आप लोग याद रखना, पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूं आपको, ठीक है। 1867 में उसने दास कैपिटल पुस्तक की रचना किया, जिसे समाजवादियों का क्या बोला जाता है, बाइबिल बोला जाता है। ये चीजें आप लोग को याद रहेगा। बोलो जी, बोलो, मुंह तो खोलो, कुछ तो बोलो। ओके, आ जाओ। अब यहां से आता है कि ये जो थे कार्ल मार्क्स के बारे में बताया। अब कार्ल मार्क्स ने जो श्रमिकों वगैरह, जो श्रमिक जो लोग थे, उसके लिए क्या किया, उसके लिए इसने कुछ सिद्धांत दिया। सिद्धांत जो है कुछ ऐसा है, द्वंदात्मक, ठीक है, द्वंदात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, ठीक है। जब दो आदमी जब लड़ते हैं ना, दो आदमी जब लड़ते हैं तो क्या होता है, एक वाद निकलता है। वाद बोले तो कुछ ना कुछ उसका सुलझ के निकलता है। मार देंगे, चीर देंगे, फाड़ देंगे, ये दोनों में चलते रहता है ना। लास्ट में क्या होता है, लास्ट में क्या होता है, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकल जाता है। चलो भैया हम 5 रुपया लिए थे, दे देंगे, कुरकुरे ही तो खाए थे भाई, काहे टेंशन लेते हो, कुरकुरे ही था ना भाई, ठीक है दे देना। हाँ ओके, ये क्या होता है भाई, द्वंदात्मक की जो भावना थी, इसका मतलब हुआ कि दो विचार आपस में टकराव के बाद जो नया विचार उत्पन्न होता है उसे ही क्या कहेंगे, उसे क्या होता है, विवाद का जो है द्वंदात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया कि जब दो आदमी या दो विचार आपस में जब तक नहीं टकराता है तब तक नया विचार उत्पन्न नहीं होगा, ठीक है। ये चीजें बताई थी। वर्ग संघर्ष की सिद्धांत, सभी वर्गों को संघर्ष से समाज का विकास होगा। पूंजीपति वर्ग रहे, श्रमिक वर्ग रहे या किसान वर्ग के लोग रहे, सभी को जो है संघर्ष करना होगा, सभी को, तब जाके जो है एक अच्छे समाज की विकास हो सकती है। आगे है उसने दिया था तीसरा सिद्धांत जो था कार्ल मार्क्स का, इतिहास का भौतिक व्याख्या। पहले जो हुआ उसको अपने जिगर में छिपा के रखो, मतलब उस चीज को याद करो। हम लोग इतिहास जो पढ़ते हैं ना, क्यों पढ़ते हैं बताओ, क्यों पढ़ते हैं? सब कहोगे सर हमने एक सिलेबस है, एग्जाम देना, इसलिए नहीं पढ़ते हैं। इसलिए बिल्कुल हम लोग इतिहास को नहीं पढ़ते हैं, इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमारे साथ जो हुआ, जो पहले हुआ, उसको हम लोग याद कर सके, उसे याद रख सके, इसलिए हम लोग इतिहास को पढ़ते हैं। इतिहास के पन्नों में यह भी बताया गया है कि हमारे देश को आजाद कराने में किस तरह से किसने कैसी भूमिका निभाई थी, और अंग्रेज जो लोग थे हमारे साथ किस प्रकार की सलूके वार्तालाप किया था, किस तरह से भारत को गुलाम बनाया था। इन वजह से हम लोग इतिहास को पढ़ते हैं। ऐसे हम लोग इतिहास अपने सिलेबस के तौर पे देखें, इसलिए हम लोग नहीं पढ़ते हैं। इसलिए पढ़ते हैं कि हमें पुरानी चीजें याद आते रहे, हम उस चीज को रिपीट करते रहें, ताकि अगर दोबारा कोई भी भारत पे नजर डालने की कोशिश किए तो उनका हम आंख निकाल लें, है कि नहीं जी। इसलिए हम लोग इतिहास को पढ़ते हैं। इसने क्या बोला कि भाई इतिहास का भौतिकवाद की व्याख्या दिया, जो पहले चीजें हुआ ना वो घटना हमेशा अपने दिल में रखो, ठीक है। बदले की भावना हमेशा अपने दिल में रखना। अगर पाकिस्तान वाला चाहेगा कि भैया हम इधर हौंक झांक के ऐसे करके कुछ गड़बड़ी करें, तो हम इधर से भाला लेके खड़ा है और निकल, इधर नहीं आने का, है कि नहीं जी। ये चीजें होती है। तो हम लोग को याद है हमारे साथ जो ब्रिटिश लोग जो है किस प्रकार से किया था। अगर ब्रिटिश को मौका चाहिए की बात बताओ, कमेंट करके बताना। अगर मौका मिल जाए आपको अंग्रेजवा को तोड़ने के लिए तो कैसे मारोगे। चलो वही मस्ती कर रहे थे, कोई नहीं। अब देखो मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। जो श्रमिक लोग होते हैं ना, जो श्रमिक लोग होते हैं, रियल तो वही होता है। ये जो पेन है ना मेरे हाथ में, ये पेन कौन बनाया होगा? मजदूर बनाए होंगे। भले इस पे कंपनी का टैग लग जाता है, लेकिन बनाया कौन? मजदूर, ठीक है। और जो काम कर रहे हो उसके अतिरिक्त अगर कोई आपसे काम करवाता है तो उसका अतिरिक्त पैसा होना चाहिए। यहाँ पे क्या है? मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। श्रम ही वस्तुओं की वास्तविक निर्धारक तत्व है। राज्य एवं वर्गहीन समाज की स्थापना, सबको एक होना होगा तभी समाज का स्थापना होगा। राज्यहीन एवं वर्गहीन समाज की स्थापना तब होगा जबकि सब कोई एक हो जाएंगे, तब जाके हमारे समाज और समाज की जो है वास्तविक रूप से स्थापना होगी। ये जो सिद्धांत हैं किनके हैं? मार्क्स के सिद्धांत है। किसके? कार्ल मार्क्स के सिद्धांत है। इन सभी चीजों को किसके सामने रखा गया? किनके सामने रखा गया? ये जो श्रमिक वर्ग के लोग थे उनको समझाने का काम किए थे। ये कौन थे? विचारक थे। और यहाँ पे एक और पॉइंट आता है, चलो भैया समझ ले। यहाँ पे एक और पॉइंट आता है, इधर मैं बैक देख लेता हूँ भैया, कुछ
हाँ, ये जो था कार्ल मार्क्स जो था, कार्ल मार्क्स, ठीक है, कार्ल मार्क्स के जो पहले जो थे यूटोपियन, ठीक है, यूटोपियन समाजवादी, लेकिन जो कार्ल मार्क्स के बाद जो आया ना समाजवादी, वो वैज्ञानिक हो गया, वैज्ञानिक समाजवादी, समाजवादी, ठीक है, याद रखना। कार्ल मार्क्स से जो पहले जो समाजवादी थे वो यूटोपियन समाजवादी, और कार्ल मार्क्स के जो बाद जो आए समाजवादी वो क्या कहलाते हैं, वैज्ञानिक समाजवादी कहलाते हैं। ये चीजें आप लोग याद रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं जी। ये भी आप लोग को पढ़ा दिए कि मार्क्स का सिद्धांत, कार्ल मार्क्स का जो 5 सिद्धांत था उनके बारे में चर्चा कर लिए। अब कार्ल मार्क्स के बारे में इसलिए हमें डिटेल से पढ़ना, हीरो यही है। ओके, क्या है, हीरो यही है। अब देखो भैया, प्रथम अंतरराष्ट्रीय जो संघ हुआ था 1864 में, खुद से किया था, ठीक है। अब देखो, प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ जो हुआ था 1864 में, इसने खुद किया था, किसने, कार्ल मार्क्स ने। द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ 14 जुलाई 1889 को पेरिस में हुआ था। कहां हुआ था, पेरिस में सम्मेलन हुआ था, जिसमें 400 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, और इसे ही द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ का स्थापना भी कहा गया। आगे देखो, यहाँ पे देखो, मजदूरों को अंदर से आग लगाया था, किसने, कार्ल मार्क्स ने। और ये जो आंदोलन जो था कि भैया तुम्हारे साथ जो पूंजीपति वर्ग के जो लोग हैं, तुम्हारे साथ जो अत्याचार कर रहे हैं, उनको फेंको। जो श्रमिक वर्ग के लोग थे, जो मजदूर थे, उनके अंदर क्या क्या, आग भर दिया, पुरानी पुरानी चीजों को याद दिला दिला के उनको अपना अधिकार समझा है कि तुम्हारे अंदर जो है ये अधिकार है, तुम ये कर सकते हो, यू कैन डू इट, ठीक है, यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो। 1 मई 1890 को सारे यूरोप और अमेरिका में लाखों मजदूर क्या कर दिए, हड़ताल का प्रदर्शन किया। तब से 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है, 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है, बेटा याद रखना, ठीक है। 1 मई को 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है, ठीक है, 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। देखो, लंदन में 1864 ईस्वी में मार्क्स के प्रयास, ठीक है, मार्क्स के प्रयास से प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई। इस सम्मेलन में नारा दिया, अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं, ठीक है। कार्ल मार्क्स ने नारा दिया था लंदन में, पहली बार लंदन में 1864 ईस्वी में, ठीक है। मार्क्स का जो ये प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ जो स्थापित करने के लिए गया था, और इसी सम्मेलन में उसने नारा दिया कि अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं, ठीक है। आगे आ जाओ भाई, आगे हम लोग समझते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि 1917 की बोल्शेविक क्रांति होती है, ठीक है। अब देखो, 1917 की जो बोल्शेविक क्रांति होती है, क्यों होती है, सबसे पहले तो ये जानना है, ठीक है। पहले तो हम लोग को जानना है कि भाई बोल्शेविक क्रांति जो 1917 की बोल्शेविक क्रांति का मुख्य कारण क्या है, इसी को बोला जाता है रूस की क्रांति, ठीक है, रूस की क्रांति। अब देखो, सबसे पहले तो हम लोग कारण समझ लेंगे, है कि नहीं, कारण समझेंगे तभी तो मजा आएगा। ओके, उसके बाद हम लोग लेनिन में आएंगे, पहले तो आपको हम कारण बता देते हैं। नई झुलनी के छैया बलम दोपहरिया का, आगे क्या है गाना याद नहीं यार, ऐसे हम गा लेते हैं। चलो, थोड़ा रेस्ट ले रहे हैं, कोई नहीं, समझाएंगे आपको रूस की जो क्रांति हुई थी आखिर क्यों हुई थी। सबसे पहले तो हम लोग कारण समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग समझेंगे, ठीक है, इसका। देखो, मैंने आप लोग को बताया था, क्या बताया था, रूस का राजा, राजा जो है, रूस के राजा जो है, राजा की जगह पे क्या लिखा जाता है, जार लिखा जाता है, ठीक है, क्या, जार, जार लिखा जाता है। ये चीज आपने समझा। तो रूस के जो राजा थे कौन थे, जार निकोलस द्वितीय, कौन थे, जार निकोलस
जार निकोलस द्वितीय। कौन थे? जार निकोलस द्वितीय थे वहां के राजा, ठीक है। और ये बहुत ही खतरनाक राजा था। कौन थे? ये बहुत ही खतरनाक राजा था, निरंकुश राजा था। निरंकुश राजा था। क्या था? निरंकुश राजा था। इनकी पत्नी का नाम जरीना था। जरीना। जरीना। इनके धर्म गुरु का नाम, मैंने उसमें गलती किया था उस वीडियो में, आप लोग उस चीज को सुधार कर लेना। मेरे से मिस्टेक हो गई थी, छोटी सी मिस्टेक थी। बच्चे ने कमेंट भी किया था, मैंने देखा था। हार्डली क्या होता है कि जब आप फर्स्ट टाइम आते हो स्टूडियो, बड़ी से स्टूडियो में पढ़ाते हो, फिजिटेशन नाम की कोई चीज़ होती है ना, वो हो गई थी मुझे। और दोनों की कहानी सेम ही थी, तो इसलिए मैंने वहाँ पे लिख दिया था। इसे में तो जार निकोलस द्वितीय रहता तो ये तो और गर्म हो जाता, भैया तूने क्या किया मेरी पत्नी की जगह लुईस सोलमा के पत्नी का नाम, लुईस सोलमा की पत्नी का नाम बता दिया, मेरी पत्नी का नाम। ये मिस्टेक हुई थी। अगर ये रहते, प्रभु माफ करना और आप लोग भी माफ करना, ठीक है। इसके धर्म गुरु जो थे, धर्म गुरु का साथ में हम धर्मो गुरु को वहां पे लिख दिए थे, रासपुटिन ही थे इनके धर्म गुरु। ओके, रासपुटिन थे। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक समझाना था, आप लोग को समझा दिए। अब देखो 1917 की जो रूस क्रांति हुई थी, आखिर क्या कारण था? सबसे पहले तो हम लोग कारण समझ लेते हैं। निरंकुश निकोलस का शासन, मतलब जार निकोलस द्वितीय का जो है अयोग्य शासन, अयोग्य शासन। इस वजह से बोल्शेविक क्रांति का कारण निकोलस के निरंकुश और स्वेच्छाचारी शासन था, ठीक है। निकोलस के शासन के समय इसकी जनता किसी भी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं था। इनके जो जनते थे, इनके पास किसी भी प्रकार का अधिकार प्राप्त ही नहीं था। और क्योंकि निकोलस नहीं चाहता था कि उसकी जनता के किसी भी प्रकार के अधिकार मिले, उनकी जनता को किसी भी प्रकार का अधिकार मिले, निकोलस अपनी जनता पर अधिकार करके उन पर अत्याचार करता था। और यही वजह से जो रूस में जो है बोल्शेविक क्रांति का क्या होता है? उदय होता है। यही से जो है बोल्शेविक क्रांति का उदय होता है। दूसरा जो कारण है आप लोग का सामाजिक, ठीक है, दूसरा जो कारण है सामाजिक और आर्थिक स्थिति खराब होना। बोल्शेविक क्रांति का एक कारण कि रूस के सामाजिक और आर्थिक स्थिति खराब होना था, क्योंकि वहां पे जो था रूस में उच्च वर्ग के लोग सारे अधिकार प्राप्त थे और निम्न वर्ग के लोगों को किसी भी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं था, ठीक है। सामाजिक और आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय थी। इस स्थिति में बोल्शेविक क्रांति का जन्म हुआ। जो उच्च वर्ग के लोग थे, ठीक है, क्या थे? उच्च वर्ग के लोग थे। उच्च उच्च वर्ग के जो लोग थे, उनको सभी अधिकार प्राप्त था। क्या था? सभी सभी अधिकार अधिकार प्राप्त था। लेकिन जो निम्न वर्ग के लोग थे, निम्न वर्ग को किसी भी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं था। क्या था? किसी भी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं था। ओके, यही चीजें थी, इसलिए बोल्शेविक क्रांति का क्या होता है? उदय होता है। आगे हम लोग देखते हैं तीसरा कारण, प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध जो था रूस हार गया था। प्रथम विश्व युद्ध जो था रूस हार गया था। एक और चीज बताओ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भारत लड़ा था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भारत था या नहीं था? बताओ यार, था कि नहीं था? देखो, अपना देश कब आजाद हुआ? अपना देश भारत जो है, भारत अगर आजादी की बात करें तो कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। और प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था ना भाई, कब हुआ था? देखो 1914 में ना। हाँ, प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था भाई, कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध 1914 को हुआ था। 1914 से 1918 चला था। 1918 चला, ठीक है। अब आप लोग बताओ, प्रथम विश्व युद्ध में भारत के लोग थे या नहीं थे? थे। उस समय हमारे पे किसका? ब्रिटेन का शासन था। किसका? ब्रिटेन लोग का शासन था। किसका? ब्रिटेन लोग का, अंग्रेज वालों का शासन था। और अंग्रेज जो था इस युद्ध में शामिल था।
ठीक है। तो हम लोग का हालांकि देखा जाए तो भारत का नाम नहीं था, बट भारत के जो सैनिक थे ना, वो प्रथम विश्व युद्ध लड़ने गए थे, यहाँ से भी उठा उठा के ले गया था जबरदस्ती। ठीक है। तो हालांकि मैं जब पढ़ूंगा वो अध्याय भारत में राष्ट्रवाद, उसमें मैं इसके लिए चर्चा कर दूंगा। तो देखो, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 18 तक चला था। बोल्शेविक क्रांति का कारण प्रथम विश्व युद्ध भी था। रूस के साम्राज्यवादी नीति के दौरान क्रांतिकारी प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुए थे। प्रथम विश्व युद्ध होने के बाद लोग में क्रांति की तेज लहर दौड़ गई। अंततः बोल्शेविक क्रांति का कारण बना। इसके अलावा प्रथम विश्व युद्ध के बाद बहुत बड़ी संख्या में रूस के सैनिक को वेतन नहीं दिया गया था, जिससे सैनिक जो है भड़क गए। उन्होंने एक और बोल्शेविक क्रांति का जो है कारण बन गया। भैया समझ में आया? हाँ, देखो किताबी भाषा तो पढ़ोगे तो फिर समझ में नहीं। देखो, बोल्शेविक क्रांति में राजा जो थे वहां के जनता वगैरह सबको ले गए थे, कहाँ के लिए? लड़ने के लिए। और भैया रूस तो हार गए। क्या हुआ? रूस हार गए थे जर्मनी से। ओके। तो हार जाती भैया तो बहुत ज्यादा दिक्कत, प्रॉब्लम, समस्या सब उत्पन्न होने लगी। और जो इतने इनके पास पैसा वगैरह नहीं था, इनके सैनिक जो था लड़ने के लिए गया था, उनको वेतन ही नहीं दिया था। भैया हम आपके साथ वहां पे गए थे गोली गट्ठा चलाने के लिए, आप हमको वेतन नहीं दीजिएगा, हमारा परिवार क्या खाएगा? क्या खाएगा? तो सब क्या हुआ? रूस की क्रांति की ओर बढ़ने लगा। क्या हुआ? सब जो है राजा के खिलाफ होने लगा। ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। रूस और जापान की युद्ध, इसमें भी हारा था ना, प्रथम विश्व युद्ध में हारा था, इसमें भी हार गया था। तो बोल्शेविक क्रांति का एक प्रमुख कारण था 1905 में रूस और जापान के बीच युद्ध हुआ था। और रूस और जापान के बीच इस युद्ध में जो है रूस जो है हार गया था। क्या हुआ था? हार गया था। और जापान जो है विजय हुई थी। इस युद्ध के बाद जापान ने रूस के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार प्राप्त कर लिया, जिससे रूस के लोगों पर इनका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। और यह भी जो है कारण बोल्शेविक क्रांति हो गया। अगर मैं बात करूं सबसे बड़ा देश, ठीक है, सबसे, अच्छा लिख ही देते हैं भाई, क्या दिक्कत है? आप लोग के पास समय है ना, सब देख लेना आप लोग। ठीक। सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा देश जो है कौन सा है? रूस ही है। ठीक है। एक ऐसा देश है जो आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ, किसी का गुलाम नहीं हुआ है। कोई देश उस पे राज नहीं किया, किसी का गुलाम नहीं हुआ, किसी का गुलाम नहीं हुआ। कौन? नेपाल। कौन है भैया? नेपाल। अभी जो सबसे गरीब देश है, सबसे गरीब देश कौन सा है? सबसे गरीब देश भूटान। ठीक है, भूटान। अब देखो यहाँ पे और भी चीजें जो है आपको बताते चलें तो बेहतर होगा। सबसे छोटा जिला बता दो भाई, बिहार का ना, बिहार का सबसे छोटा जिला पूछा जाता है, बार बार पूछ देता है। छोटा जिला कौन सा है? शिवहर है। कौन सा है? शिवहर है। ये याद रखना आप लोग को। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन होगा हम आपको कराते चलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पे जो है रूस के बारे में, अच्छा जापान के बारे में हम चर्चा ही करना छोड़ दिए भाई। जापान जो था सबसे छोटा था, रूस सबसे बड़ा है। ठीक है, जापान सबसे छोटा था और रूस सबसे बड़ा है। शक्तिशाली तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली कोई था तो जापान ही था। कौन था? जापान ही था। ओके, आ जाओ भाई, आगे हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ था। रुको एक सेकेंड, एक सेकेंड रुक जाओ भाई। यहाँ पे ना 14 में इससे हाँ युद्ध हुआ था, प्रथम युद्ध हुआ था, तो रूस शामिल हुए थे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्रांति की तेज लहर। अच्छा चलो कोई नहीं भाई, आगे हम लोग देख लेते हैं। खूनी रविवार। अब देखो होता क्या है, जनता जो है लड़ाई के बाद, किससे? जापान से लड़ाई के बाद क्या होता है, उनकी तो स्थिति प्रथम विश्व युद्ध में रीढ़ की हड्डी टूट गई कि भाई अब कमाने खाने के लिए कुछ नहीं, राजा तो अपने न्यूट्रल हो गया है भाई, वो कुछ दे ही नहीं रहा था। जनता कहाँ जाएगा? जनता कहाँ जाएगा? जनता कहाँ जाएगा? राजा के पास। भाई राजा आप ही कुछ कर लो, अब तो कुछ कर लो। लेकिन ये जो राजा थे,
ये कहते थे जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा भी वो अच्छा ही होगा। वो दैव्य शक्ति में ज्यादा विश्वास करते थे। कौन? निकोलस द्वितीय। तो भैया होता ये खूनी रविवार जो है, उस दिन को अगर याद करते हैं तो आपकी आंख से आंसू आ जाएगा। जनता परेशान हो गई पूरी तरह से, पूरी तरह से परेशान। अब भैया अब एक ही विश्वास है कि राजा किसी तरह हमें खाने पीने की जुगाड़ कर दे, ठीक है। ये इस तरह से सभी लोग इकट्ठे होके, मजदूर वगैरह सब लोग कहाँ जाते हैं कि भैया अब खाने के लिए कुछ दे दो। सब जो है जनता जार निकोलस की कई नीतियों के खिलाफ, मजदूर जो है गुस्सा में था, ठीक है, गुस्सा में था। तब हुए जार निकोलस क्या भाई, क्या किस तरह से टाइपिंग करते हैं, इधर किधर हो रहा है। जार निकोलस की कई नीतियों के खिलाफ मजदूर गुस्सा में था। जब वो जार से मिलने निकले तो सैनिकों ने उन पे गोलियां बरसा दी, ठीक है। और ये नारा दिए रहे थे उस समय कि रोटी दे के नारा देते हुए जा रहे थे। इस दिन को रूस के इतिहास में ब्लड संडे यानी कि खूनी रविवार को जाना जाता है। इसी घटना के बाद 1917 में जो है व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व रूसी क्रांति की शुरुआत होती है। अब देखो भैया, हुआ था कि सब सेना जो मजदूर वगैरह था सब उनके महल की ओर जा रहा था, ठीक है। किनके? जार निकोलस द्वितीय की महल की ओर जा रहा था और बोल रहा था भाई रोटी दो, और उनके खिलाफ जो भी चीजें थी उनकी नारा लगाना होता है ना। जनता में बड़ा आदमी से लड़ नहीं सकते तो उनके पीछे नारा तो लगा सकते हैं, हाय हाय करते हैं ना जी, ये चीजें। तब होता क्या भाई, खूनी रविवार जो चला, मतलब खून ही खून, मतलब जार निकोलस अपने सैनिक को ऑर्डर दे दिया भैया भून दो, एक तरफ से भून दिया। और ये जो क्रांति की जो लहर थी धीरे धीरे अब जो है बर्दाश्त से बाहर हो गया। अब इसी क्रांति के बाद, मतलब यही जो खूनी रविवार हुआ था 1905 में, इसके वजह से, इसी घटना के बाद जो है 1917 में क्या होता है, व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व रूसी क्रांति की शुरुआत होती है। एक मजबूत आदमी मिल गया, अब एक हीरो मिल गया इसको खत्म करने के लिए। किसको? जार निकोलस द्वितीय को। आया तो पूरा का पूरा हिला दिया, पूरा का पूरा। क्या हो रहा है? कोई नहीं, चलो आ जाओ भाई। तो अब इसके बारे में समझते हैं हम, किसके? लेनिन के बारे में। लेनिन के बारे में समझते हैं। जैसे अभी हीरो की एंट्री होता है, मैंने आप लोग को जो है रीजन में आप लोग को बहुत सारा रीजन आप लोग को बता दिया। फिर से आ जाओ, रूसी क्रांति का जो कारण अगर आप लोग को लिखना होगा, क्या लिखोगे? रूसी क्रांति का अगर कारण लिखना हो, जार निकोलस, ठीक यहाँ पे दिख रहा है, चलो यहाँ पे दिख रहा है, जार निकोलस का क्या? अयोग्य शासन, निरंकुश शासन। आगे आप लोग का जो है दूसरा हो गया सामाजिक में आर्थिक स्थिति का खराब होना, ठीक है, दयनीय स्थिति। और प्रथम विश्व युद्ध, ये रीजन लिख दीजिएगा। रूस और जापान के बीच युद्ध, और इधर जो है आपका खूनी रविवार, ये सब आप रीजन दे दीजिएगा। रूसी क्रांति का मुख्य रीजन या कारण जिसको बोलते हैं। ओके, आगे हम लोग पढ़ लेते हैं अब लेनिन के बारे में। अब लेनिन के बारे में हम लोग अच्छी तरह से समझ लेते हैं। सबसे पहले तो बेटा इनके नाम समझ लो। लेनिन का जो नाम था, पूरा नाम था व्लादिमीर इवानोविच लेनिन, जिसका जो है सिम्ब्रास्क गांव में जन्म हुआ था। कहाँ पे? सिम्ब्रास्क गांव में जन्म हुआ था। अब ये जो जन्म वगैरह याद रखना है। और जिसका नाम देखो तो एक लाइन का होता है भाई, क्या होता है? एक लाइन का होता है, ठीक है। व्लादिमीर इवानोविच लेनिन, ठीक है। जब 1917 में क्रांति हुई तब जर्मनी की सहायता से रूस पहुंचा। हीरो जो है दूसरे स्थिति से पहुंचा, ठीक है। अब रूस की जनता के अंदर तो एकदम खुश आ गया, भैया मेरा ये कोई हीरो हो गया। किसी भी टीम को अगर लीड करने वाला लीडर अगर सही हो तो कुछ भी कर सकते हैं। अगर लीडर ना हो, लीडर अच्छा ना मिले, तो फिर आपकी जो क्रांति है वो टूट जाएगी। इसलिए लीडर बेहतरीन होनी चाहिए। ओके, उसने आते ही घोषणा कर दिया कि अभी रूस की क्रांति खत्म नहीं हुआ मेरे दोस्त, रूस की क्रांति अभी खत्म नहीं हुआ, अब तो शुरुआत है, अभी तो शुरुआत हुआ है। बोल्शेविक दल के कार्यक्रम में अप्रैल थीसिस के नाम से यह प्रसिद्ध हो गया। क्या हुआ? बोल्शेविक क्रांति में जो है बोल्शेविक दल के कार्यक्रम में यह अप्रैल थीसिस के नाम से क्या हो गया? प्रसिद्ध हो गया। लेनिन ने नारा दिया, भूमि, शांति और रोटी। भूमि दो, शांति दो और रोटी दो। जो करेंसी की सरकार थी उनको उल्टा देने का निश्चय लिया। बोला भैया अगर ये चीजें नहीं देते हो तो फिर हम आपको छोड़ेंगे नहीं।
आपको छोड़ना पड़ जाएगा यहाँ से। ओके, तो क्या होता है, करेंसी सरकार को उल्टा देने का निश्चय किया और 7 नवंबर 1917 में पेट्रागाद के सभी सरकारी संस्थाओं पर क्या कर लिया, अधिकार किया और करेंसी सरकार को क्या किया, यहां से भगा दिया, भागो यहां से तुम लोग। ठीक है, इतने। अब देखो, अब शासन का बगडोर जो है बोल्शेविक के हाथ में आ गया। अब शासन का पूरा बगडोर किसके हाथ, बोल्शेविक के हाथ। ठीक है, लेनिन के अध्यक्ष और ट्रस्ट की, उसका प्रोनाउंसिएशन जो है मेरा थोड़ा गलत क्या साउंड आ जाएगा, आप लोग को थोड़ा समझिएगा। ट्रस्की को विदेश मंत्री बनाया गया। किसको, विदेश मंत्री बनाया गया। अब ब्रेस्ट लिटोवस की संधि समझो। इस संधि के दौरान सोवियत रूस 1/4 भाग गंवाना पड़ गया। काहे कि भैया यहाँ पे रूस में क्या हो रहा था, रूस में आंतरिक प्रॉब्लम चल रहा था, आंतरिक समस्या चल रही थी, क्रिएट हो रही थी ना। इस वजह से जो है ये लेनिन जो है खुद यहाँ के राजा से लड़ाई कर रहे थे, उधर से दूसरा देश बजा मजा ले रहे थे। ये जो है आपका ब्रेस्ट लिटोवस की संधि, इस संधि के दौरान सोवियत रूस का 1/4 भाग गंवाना पड़ गया और इस समय विश्व युद्ध से बाहर था और आंतरिक समस्या देख रहा था। इधर अमेरिका हो गया, जापान हो गया, फ्रांस सोवियत रूस का पर आक्रमण कर दिया। ट्राट्स्की के नेतृत्व में विशाल लाल सेना का गठन हुआ और दूसरी तरफ चेका नामक गुप्त पुलिस का गठन हुआ। और ये जो है VVI है, क्योंकि ये जो है 2018 में पूछा गया था। ओके, याद रखना आप लोग। आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे लेनिन ने बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल कर दिया। क्या कर दिया, साम्यवादी दल कर दिया। अब किसी भी चीज के लिए एक चिन्ह होना चाहिए, एक लोगो होना चाहिए, एक तिरंगा। भारत के राष्ट्रवादी का अगर मैं बात करूं तो क्या है, एक अपना एक निशान है तिरंगा, कहीं भी लहरा दो समझ जाएगा इंडियन है। ठीक है, तिरंगा लहरा दो कहीं पे भी समझ जाएगा इंडियन है। किसी भी पार्टी की अगर बात करें तो उसका एक चिन्ह होता है, एक तिरंगा होता है, एक पहचान होती है, जैसे कि अपनी PW का पहचान है भाई, देख लो लोगो, है कि नहीं। देश का झंडा हसुआ और हथौड़ा को साम्यवादी प्रतीक दिया और बोल्शेविक दल कम था और किसान बहुमत में थे। इस तरह किसानों पर नियंत्रण लगाया तो किसान हड़ताल कर दिए। तो लेनिन की भावनाओं को नहीं समझ रहे थे किसान। जो बोल्शेविक दल था वो कम था, लेकिन किसान की बहुमत अधिक थी, तो किसान हड़ताल कर दिया। अगर उस पर लगाम जैसे लगाया तो किसान लोग हड़ताल कर बैठे। तो फिर उनको समझाया, भाई किसान आप टेंशन मत लो, आप टेंशन मत लो। नई आर्थिक नीति में तब उसने किसानों के लिए जो किया, जमीन वगैरह सब रिटर्न कर दिया। आगे हम लोग बढ़ने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये ट्रस्ट की जो है, ठीक है, ट्राट्स्की, इसके बारे में सुन लो थोड़ा सा, क्योंकि याद रहता है। 7 नवंबर 1879 ईस्वी में इसका जन्म होता है। 21 अगस्त 1940 को इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, मृत्यु हो जाती है और इनके जन्म है ये। ठीक है, रूस के मार्क्सवादी क्रांतिकारी थे और सिद्धांतकार थे, सोवियत राजनेता और लाल सेना के संस्थापक व प्रथम नेता भी थे। आगे हम लोग बढ़ते हैं जी। आगे हम लोग स्टालिन के बारे में समझ लेते हैं। स्टालिन ये एक डैनी गुंडा था ना, विलन, देखे हो ना डैनी, उन्हीं के जैसा दिख रहा है ये। ठीक है, ये उन्हीं के जैसा दिख रहा है। मैंने देखा था, बहुत सारी मूवी देख रखा है ना पुराने वाले, उसमें देखना डैनी नाम का ये गुंडा रहता है, विलन, उसी की तरह है स्टालिन। अब देखो ये समझो, 1924 ईस्वी से 1953 में अपनी मृत्यु तक सोवियत संघ के नेता थे और 1941 से 53 तक सोवियत संघ के प्रधानमंत्री भी थे। और स्टालिन का जन्म जो हुआ था गोरी जॉर्जिया में हुआ था। कहाँ हुआ था, गोरी जॉर्जिया में हुआ था। थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं इनके बारे में, ज्यादा कुछ डिटेल जानना भी जरूरी नहीं है इसका। ठीक है, ये समझ लो। आगे देखो, नई आर्थिक नीति लाया कौन, लेनिन लाया कि भैया अब किसानमा तो हड़ताल कर दिया, अब किसानमा को कैसे समझाया जाए। तो उसने नई आर्थिक नीति लाया, ताकि अब देखो किसान के लिए बहुत कुछ किया। लेनिन जैसा हीरो कोई नहीं, कोई नेता नहीं उनके जैसा। आज भाई, नई आर्थिक नीति में क्या क्या था। किसानों से अनाज लेने के स्थान पर एक निश्चित कर लगाया गया कि भैया आपसे अनाज हम काहे ले, ज्यादा काहे ले, एक कर लगाते हैं टैक्स, कि भैया 10 किलो अगर उपजाते हैं तो पावर 1 किलो जो है आपको टैक्स देना होगा। ठीक है, और बचा हुआ अनाज जो है किसान का, और वह उसका मनचाहा इस्तेमाल कर सकता है। नई आर्थिक नीति में सिद्धांत में जमीन राज्य की थी,
फिर भी व्यवहार जमीन किसान की हो गई, लेकिन जो जमीन वगैरह था, जमींदार वगैरह का था, राज्य का था, वो सबको सब क्या किया, किसान के अंदर बांट दिया, विभाजित कर दिया। और दूसरी बात, तीसरी जो उसने नई आर्थिक नीति में दी थी कि 20 से कम कर्मचारी वाले उद्योग का व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार मिल गया। अगर 20 से कम कर्मचारी है, आप निजी तौर पे उसे चला सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। उद्योगों का वर्गीकरण कर दिया गया। निर्णय और क्रियावंत के बारे में विभिन्न इकाइयों को काफी छूट दी गई। आगे हम लोग देखते हैं, व्यक्तिगत संपत्ति और जीवन की बीमा राजकीय एजेंसी द्वारा शुरू किया गया। विदेशी पूंजी भी सीमित तौर पर आमंत्रित की गई, मतलब विदेश का जो पूंजी है बहुत ही कम मात्रा में आमंत्रित किया गया, ज्यादा नहीं, ठीक है। अब देखो विभिन्न स्तरों पर क्या खोला, बैंक खोलने लगा ताकि लोग जो कमाए उसमें डाले सेविंग के लिए। ट्रेड यूनियन की अनिवार्य सदस्यता समाप्त कर दी गई। हालांकि लेनिन की इस नीति का आलोचना की जाती है, लेकिन लेनिन ने इसका जवाब देते हुए कहा कि 3 कदम आगे बढ़कर 1 कदम पीछे हटना फिर 2 कदम आगे रहने का ही समान है। बात समझ में आ रहा है? लेनिन ने बोला कि भैया 1 2 3 और 1 कदम अगर पीछे हम आते हैं तो समान वही है। देखो क्या लिखा है, इसका जवाब देते हुए कहा कि 3 कदम आगे बढ़कर 1 कदम पीछे हटना भी 2 कदम आगे रहने का समान है। तो भैया देखो, अगर हम स्टेप, अगर आप देखो 1 2 3 और 1 स्टेप पीछे लेते हैं तो 2 कदम तो हम आगे हैं ना। इसने जवाब दिया कि भाई देखो, जिंदगी में तुम किसी के लिए भी कितना कर दो, कितना भी सुंदर कर दो, उनके लिए बहुत अच्छा अच्छा काम कर दो, लेकिन आपकी अच्छाई कभी नहीं देखी जाएगी। हमेशा याद रखना, जिंदगी में हमने इतने उम्र हो गया ना, मैंने गुजारा है ना, बस ये देखा, लोग आपकी बुराई देखती है, आपकी गलती को देखता है, ना कि आप अच्छा क्या किए। ये दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं देखेगा, कोई नहीं। एक गलत काम कर दो, क्या करो, एक गलत काम कर दो, पूरा का पूरा, अरे यार तुमने ये कर दिया, पॉसिबल नहीं है यार। आपकी अच्छाई को बताने वाला कोई है ही नहीं। अरे भाई मत बताओ, खुद की अच्छाई खुद से हम बोल देंगे, है कि नहीं, खुद से। अब देखो दूसरे कोई बढ़ाई करे नहीं तो अपने से बढ़ाई कर लो, है कि नहीं। लोग आपकी गलतियां देखते हैं, याद रखना। जिंदगी में बहुत बहुत, ये जो जिंदगी है ना, बहुत आसान लग रहा है वो लोगों को, अभी बच्चे हैं आप, ठीक है, बहुत आसान, बहुत कष्टदायक है मेरे भाई, बहुत। लेकिन हाँ, कष्ट तो है, दिक्कत तो है, खैनी नहीं लटा रहे हैं, टेंशन मत लेना, हम ताली बजा रहे थे। दिक्कत तो है, समस्या तो है, लेकिन हंस के जीने की कोशिश करो। अरे इतना हंसो यार, इतना मौज में रहो कि सामने वाले को लगे कि क्या पा लिया है जिंदगी में, क्या पा लिया है इसने। जितने अकड़ के रहता है भाई, रहो, मेरा मन है, मेरा पैसा मैं उड़ाऊं या कुछ भी करूं, है कि नहीं, सामने वाले को लगना चाहिए, ठीक है। चलो भाई, मौज मस्ती के साथ चलते हैं। लेनिन के कार्य के बारे में अब हम लोग समझ लेते हैं। लेनिन 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी नागरिकों को मत देने का अधिकार दे दिया। भैया एक बात बताओ, गौर करना मेरे भाई, ठीक है। 18 वर्ष में शादी करने का उम्र सरकार नहीं दिया है, लेकिन वोट देने का अधिकार 18 साल में दिया है। ये तो बहुत अन्याय कर रहा है सरकार। सरकार का मानना है कि आप 18 साल के हैं तो तब फिर भी आप नाबालिग हैं। 18 साल में तो हम वोट काहे देते हैं, ये समझ में नहीं आया। लेकिन हाँ, टेंशन मत लेना मेरे भाई, 18 साल में आप कुछ करते भी नहीं हो, अभी पढ़ाई लिखाई चलेगा। 18 19 20 ये पढ़ाई लिखाई का काम है, स्ट्रगल लाइफ है, उसमें एक और झमेला आ जाएगा जिंदगी में। अब शादी करोगे भाई, उनके मेंटेनेंस वगैरह 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 सब खर्चा संभालना पड़ता है, पता है ना सबको। हाँ, वो चीज़ें नहीं करने अभी, 25 में कर लेना, 26 में कर लेना, 24 में कर लेना, जब आप सेटल हो जाओ, 18 में सेटल हो जाओ भाई, 19 में कर ले, कोई दिक्कत नहीं। जब तक लाइफ में सेटल ना हो तो फिर करके क्या फ़ायदा, इसलिए याद रखना। चलो कोई नहीं, 18 वर्ष की जो उम्र होती है लड़का या लड़की, उसके बाद जो है अपने भारत के अंतर्गत भी क्या वोट देने का अधिकार है। ओके, काम करने का अधिकार को संवैधानिक अधिकार घोषित कर दिया गया। उत्पादन के साधन पर निजी स्वामित्व कर दिया और उद्योग पर मजदूर का नियंत्रण स्थापित कर दिया। ठीक है, निजी स्वामित्व कर दिया, जिसमें हमने क्या बताया था, पूंजीवाद। बैंक, उद्योग, जल परिवहन, रेलवे परिवहन को राष्ट्रीयकरण कर दिया। शिक्षा पर चर्च का अधिकार को जो है समाप्त कर दिया। ठीक है, और उसका भी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया।
भूस्वामियों को भूमि किसान के बीच में वितरण कर दिया। इतना अच्छा अच्छा काम किया लेनिन ने, ओके, रूस के लिए। आ जाओ भाई, लेनिन के मृत्यु के बाद, अब लेनिन की हो जाती भैया मृत्यु, हीरो की कहानी खत्म। अब जैसे कि मैं अगर बात करूं थोड़ा सा, कि देखो भारत के जो प्रधानमंत्री थे, पहला प्रधानमंत्री जो थे जवाहर, इसे चलो यार लिखते हैं, ज्यादा मोटा हो जाता है, कम हो जाए, हाँ। भारत का पहला प्रधानमंत्री, पहला प्रधानमंत्री कौन? पंडित जवाहर लाल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पहला प्रधानमंत्री। अभी इसकी जो है भाई, इनकी मृत्यु हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इनके मृत्यु के बाद गौर करना, अच्छा चीज बता रहा हूं आप लोग को, मृत्यु के बाद दूसरा प्रधानमंत्री बना लाल बहादुर शास्त्री, फिर इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी के बाद क्या होता है, धीरे धीरे सत्ता की जो है इस तरह से हो जाता है। अभी देख लो, अभी हमारे जो है पीएम, प्रेजेंट प्रेजेंट टाइम में देखो कौन है अभी, मोदी जी, मोदी। अरे यार, मोदी जी, है ना, पूरा नाम लिखना जरूरी है, नहीं ना? चलो, मोदी जी हैं। और ये जो अभी जो है कुर्सी के लिए आप लोग देख ही रहे, ये पीएम की कुर्सी के लिए, मैं किसी भी सत्ता पार्टी वगैरह से बिलोंग नहीं करता हूँ, किसी को बुराई ना थी कर सकता हूँ, ठीक है। ये कुर्सी के लिए आज देख रहे राजनीति कितने खराब हो गया है, कितने हो रहे, सब सत्ता का अधिकार बंटने लगा, बहुत कुछ करने लगा सत्ता के लिए, अधिकार में आने के लिए। इसके बाद जो होता है वही चीजें होता है, लेनिन की मृत्यु होती है। लेनिन की मृत्यु के बाद 1924 ईस्वी में जब लेनिन की मृत्यु हो गया, तब उत्तराधिकारी का समस्या आ गया। तो विभिन्न समूह के जो लोग थे आपस में ही टकराव वो होने लगा, भाई मैं बनूंगा तो मैं बनूंगा। लेकिन इस संघर्ष में अलग अलग नेताओं के बीच में क्या हुआ, सत्ता गंभीर होते गया, और इस संघर्ष में स्टेलिन जो था, स्टेलिन क्या क्या विजय हुआ, और 1919 में ट्रस्ट की के को निर्वासित कर दिया गया। मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया कि ये इसका प्रोनाउंसिएशन जो है मेरे से थोड़ा सा अलग टाइप से होता है, आप लोग से भी होगा, कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसके प्रोनाउंसिएशन आप नहीं कर पा सकते, होता है कुछ कुछ शब्द, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव स्टेलिन बना, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव कौन बना, स्टेलिन बना। अब देखो रूस का प्रभाव, रूस रूसी क्रांति के बाद जो है प्रभाव क्या पड़ा, अब यही हम लोग पढ़ के इस अध्याय को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। आ जाओ भाई, रूस में जो 1917 के जारशाही शासन तथा साम्यवादी, ठीक है, आ जाओ भाई, समझो एक एक चीज को। रूस में सर्वाहारी वर्ग का सत्ता, लोग शासन में हिस्सा लेंगे। अब जो है विश्व जो है दो भाग में विभाजित हो गया, दो वर्ग में जो है बट गया, एक जो है पूंजीवादी विश्व और एक साम्यवादी विश्व। पूंजीवादी विश्व जो था, पूंजीवादी विश्व जो है कौन लीड कर रहा था, अमेरिका लीड कर रहा था उसको। और साम्यवादी रूस जो था, साम्यवादी विश्व जो था उसको कौन, रूस लीड कर रहा था। अब देखो पूंजीवादी, समझना समझना, जो पूंजीवादी था, पूंजीवादी जो था, पूंजीवादी, पूंजीवादी और साम्यवादी ना, अरे यार, पूंजीवादी और साम्यवादी में एक युद्ध होता है,
ठीक है। युद्ध होता है, कौन सा युद्ध होता है? तो शीत युद्ध। और शीत युद्ध जो होता है, याद रखिएगा, शीत युद्ध शीत युद्ध जो है बिना खून खराबा, मुंह से, ठीक है, मुंह से लड़ाई जो लड़ा जाता है, मुंह से बोलकर बोलकर लड़ाई की जाती है। ठीक है, मुंह से ही लड़ा जाता है। "ऐ, आंख मत दिखाओ, ऐ, अपन खेत बांट लो", ठीक है। ये जो लंबा तरह का लड़ाई चलता है उसे शीत युद्ध कहता है। इसमें खून खराबा नहीं होता है, गोली बंदूक नहीं चलता है, सिर्फ मुंह से लड़ाई की जाती है। तो ये दोनों के बीच में जो है शीत युद्ध चला था। कितने दिनों के लिए? 40 वर्षों के लिए चला था। ठीक है, 40 वर्षों के लिए। और पूंजीवादी और साम्यवादी विश्व में शीत युद्ध 40 वर्षों तक चला। रूसी क्रांति के बाद आर्थिक विकास हुई और नई आर्थिक नीति का प्रस्तुत किया गया। रूसी क्रांति का जब सफलता मिला, तब अन्य गुलाम देश भी इस चीज पे सोचने लगा। ठीक है, यही था साम्यवादी का जो है। रूस में क्या होता है, पहले समाजवाद में दिक्कतें होती है, समस्याएं होती है, जैसा जैसा कि मैंने आप लोग को बताया। ओके, क्या होता है, दिक्कतें होती है, समस्या होती है, प्रॉब्लम होती है। तो उसके बाद क्या होता है, समाजवाद जो है दो भाग में बढ़ जाता है, एक पूंजीवाद और एक श्रमिक वर्ग। श्रमिक वर्ग जो है किससे लड़ाई कर लड़ रहा था? पूंजीवादी लोग से लड़ाई लड़ रहा था। उसके बाद कुछ विचारक आते हैं, अपने अपने विचार को प्रदर्शित करते हैं, ताकि जो है इनके अंदर जो है सहन शक्ति हो सके और समझदारी आ सके। श्रमिक वर्ग के लोग किस तरह से जो है वहां पे जो है पूंजीवादी से लड़ सके। ठीक है, तो धीरे धीरे छोटा सा एक क्रांति था, छोटी सी क्रांति को धीरे धीरे लेके बढ़ के आगे ऊपर तक। कब ये जो क्रांति कब बढ़ा था? 1905 में जब खूनी रविवार होता है, उसी में ये क्रांति धीरे धीरे आग बबूला होके बढ़ गया। उसके बाद अपना हीरो आता है लेनिन। लेनिन आता है तो पूरा का पूरा कहानी खत्म ही कर देता है कि नहीं? इसी तरह से ये अध्याय जो आप लोग का कंप्लीट हुआ। ओके, तो आ जाओ भाई, यहाँ पे अब हम लोग थोड़ा सा कुछ होमवर्क देख लेते हैं। होमवर्क आप लोग को दे देते हैं, ताकि आप लोग जो है रात में सोने से पहले, सोने के बाद नहीं, सोने से पहले ही आप लोग क्या करें, कर लें। तो आप लोग का पहला हो गया भाई समाजवाद। ठीक है, पहला जो आप लोग का हो गया समाजवाद किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? ओके, दूसरा आप लोग का हो गया पूंजीवाद। पूंजीवाद किसे कहते हैं? तीसरा आप लोग का हो गया कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स का जीवन परिचय लिखें। जीवन परिचय लिखें। ओके, चौथा लेनिन। लेनिन का जीवन परिचय दें। पांचवा आप लोग को बताना है खूनी रविवार व्याख्या करें। ठीक है, ये 5 आप लोग का होमवर्क रहा, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, और आप लोग टेलीग्राम वगैरह से ज्वाइन नहीं किए तो वहां पे ज्वाइन कर लीजिए। आप लोग को पैनल पीडीएफ वगैरह जो है वहीं पे आप लोग को मिल जाएगा। ओके। अच्छा, ये आपका अंतिम रहा। इतना बड़ा धन्यवाद लीजिए, आप लोग इतना क्लास देख लिए तो धन्यवाद तो आप लोग को देना बनता ही था, इसलिए दे भी दिए। ऐप डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ पे जाकर मुकाम बैच को सर्च कर लीजिएगा, वहाँ पे अभी आप लोग को पीपीटी वगैरह सारा कुछ क्लास वगैरह वहाँ पे भी मिल जाएगा। ठीक है, अगर अभी तक आप लोग नहीं गए हैं तो जाइए कर लीजिए और मजा लीजिए क्लास का। धन्यवाद, मिलते हैं एक नई वीडियो को लेकर फिर से। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।